तो आइए आज जो है सिंथेसिस का जो है पार्टिसिपल जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है, इसका जो है एक्सरसाइज देखते हैं। तो कल हम आप लोगों को बताए थे कि ये 25 एक्सरसाइज जो दिया गया था इसको करके लाने के लिए। तो जो लोग करके लाए हो मिला लो, और जो लोग नहीं कर पाए हो तो तत्काल जो है लिख लो आप लोग। तो चलिए देखते हैं, पहला एक्सरसाइज है। देखिए इसमें से काफ़ी एक्सरसाइज बोर्ड परीक्षा में सब पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और क्योंकि ग्रामर एक्सरसाइज से ही आता है तो इसलिए आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला एक्सरसाइज है। देखिए कहा क्या जा रहा है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाओ। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक होती है, मुख्य क्रिया केवल एक होती है। फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, जिसको पूर्ण क्रिया कहते हैं, क्लियर, या समापिका क्रिया कहते हैं, वो केवल एक होनी चाहिए। अब देखिए दो वाक्य को मिला के आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो होता क्या है कि दो वाक्य रहेंगे तो दो मुख्य क्रिया रहेगी ना, तो एक ही मुख्य क्रिया आपको लिखना है। तो एक मुख्य क्रिया के अलावा जो अन्य क्रियाएं बच जाएंगी तो उसको हटाना पड़ता है हमको। हटाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसको हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? पार्टिसिपल। वैसे पार्टिसिपल जीरंड, इन्फिनिटिव, इन सभी में बदला जाता है। फिलहाल अभी आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके अन्य मुख्य क्रिया को हटाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे उसको बदला जाता है। तो अब इसलिए पार्टिसिपल बता दिए, थोड़ा सा हल्का से पहले जान लो पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल जो है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, तो कल बताया गया था तो बता दे रहे हैं फिर आज एक्सरसाइज हल करने से पहले आप लोगों को। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, और ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस रहेगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है। हाँ, इसके हिंदी शब्द के अंत में अक्सर वाक्य को जोड़ोगे तो कर आएगा, कर, जैसे सांप देख कर वह भाग गया, शेर देख कर वह डर गया, क्लियर। इस तरह से कुछ भी किताब खोल कर वह पढ़ने लगा तो कर आता, खोल कर यानी ओपनिंग, देख कर सीइंग, क्लियर, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल रहता है तो उसमें जो है क्या आता है कि हुआ हुए हुई आता है। जैसे हुआ हुए हुई मतलब जैसे खोया हुआ पर्स, लोस्ट पर्स, ठीक ना, घायल हुआ आदमी, वुंडेड मैन, तो पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, क्लियर, पास्ट पार्टिसिपल। तो उसमें हुआ हुए हुई आता है, ठीक है, जख्मी हुआ आदमी, ठीक है, तो हुआ हुई हुए। एक बात ये भी ध्यान देना, प्रेजेंट में भी हुआ हुए हुई आ सकता है, लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या है, उसमें ता हुआ ती हुई आता है, उसके पहले ता जरूर रह गया। जैसे मैंने एक सोता हुआ आदमी देखा, आई सा ए स्लीपिंग मैन, ठीक है, आई सा ए बेगिंग मैन, मैं एक भीख मांगता हुआ आदमी देखा, क्लियर, स्मोकिंग मैन, सिगरेट पीता हुआ आदमी देखा। इस तरह से कुछ भी आ सकता है, ता हुआ आएगा, ता रहेगा तो जान ली प्रेजेंट में है, जारी है, लेकिन ता नहीं रहेगा, हुआ क्यों आएगा। जैसे घायल हुआ आदमी देखा, सो, ठीक है ना, जला हुआ बच्चा देखा, क्लियर, जला हुआ घर देखा, तो हमें ता नहीं रहेगा, मतलब जला हुआ बीत गया है, लेकिन ता हुआ रहेगा तो कार्य जारी है यानी प्रेजेंट में है, क्लियर। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना। अब उसके अलावा देखो, यानी कि ता हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, या कर है तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, केवल हुआ है तो पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता क्या है, उसको नाउन से पहले लिख देते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसको शुरुआत में लिखेंगे, ठीक। अब देखिए एक और है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एक्टिव वॉइस में अगर पैसिव वॉइस रहेगा तो हैविंग के साथ हम क्या करते हैं, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इस तरह से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। हाँ, इतना ध्यान देना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इन दोनों में अक्सर होता क्या, दो कार्यों का वर्णन रहेगा। कि कितने कार्य, क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, दो कार्यों का वर्णन रहेगा। अब कैसे जानोगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाए हैं आईएनजी का प्रयोग करके, कैसे जानोगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाए परफेक्ट पार्टिसिपल। तो उसका एक लॉजिक ये है, आपको रूल बताया गया था कि अगर एक कार्य के तुरंत बाद, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे हम पहले कार्य की अंग्रेजी, ठीक। लेकिन एक कार्य, जैसे एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य, जैसे वह सांप देखकर वह डर गया, शेर देखकर वह भाग गया, ठीक है, तुरंत भागा कि कहीं खदेड़ न ले, ठीक है, सांप देखकर भागा कहीं झंझट ना हो जाए, ठीक ना, तो वहाँ से खिसक जाए, भाग जाए। लेकिन किताब खोल कर वह पढ़ने लगा, तुरंत पढ़ने लगा, जूते निकाल कर वह मंदिर में प्रवेश किया, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतराल पाया जाता है। पहले कार्य को करने में समय लगता है, तुरंत नहीं कोई काम होता, समय लगेगा, उसके बाद ही पूरा फिनिश होने के बाद ही दूसरा काम किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं पत्र लिख करके वह डाक में डाल दिया, पत्र लिख करके, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, करके आता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। जैसे
पत्र लिख करके पत्र लिखेगा तो कुछ समय लगेगा, पत्र लिख करके वह डाक में डाल दिया, क्लियर, थोड़ी कि आधा लिखा है आधा डाक में डाल दिया। भोजन करके वह विद्यालय गया, भोजन करेगा कुछ समय लगेगा, थोड़ी कि भोजन ले लिया खाता वो विद्यालय चला जाएगा। तो इस तरह से भोजन करके वह विद्यालय गया, पत्र लिख करके, स्नान करके माता जी ने खाना बनाया, स्नान करेंगे कुछ समय लगेगा, क्लियर, उसके बाद ही खाना बनाएंगे, क्लियर, दोनों काम तो साथ हो नहीं पाएगा। इस तरह से गाँव में मकान बना करके, ठीक है, वह जो है रहने लगा, तो मकान बनाएगा तो घर लगे मतलब समय लगेगा, या शहर में मकान बना करके वह गांव छोड़ दिया, तो इस तरह से समय लगता है, क्लियर। तो जब समय आपको क्लियर होगी हाँ समय लगेगा भाई, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा लगाओ, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ, क्लियर। ये सब बातें हैं। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज हल करते हैं, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक। तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज। द टाइगर वाज हंग्री। चीता कैसा था, टाइगर में चीता या बाघ, बाघ क्या था, भूखा था। ही किल्ड ए गोट, वह एक बकरी को मार दिया। तो अब इसको हम यही जोड़ेंगे तो कहेंगे भूखा होकर या भूखा होने के नाते, ठीक है, चीते ने क्या किया, बकरी को मार दिया। तो यहाँ देखिए वाज हंग्री है ना, तो एक बात ये भी जान लो, इजेम आर आज वाजवर रहेगा, इजेम आर वाजवर, तो उसको हम पार्टिसिपल से जब बनाते हैं तो उसके स्थान पे बीइंग हो जाता है, क्योंकि बी का मतलब होता है इजेम आर, क्लियर। सेकंड फॉर्म वाजवर होता है, थर्ड फॉर्म बीइंग, तो वाज का पार्टिसिपल क्या होगा, बीइंग। तो जिसको पार्टिसिपल बदलोगे उसमें सब्जेक्ट दोगे नहीं, तो इसलिए आप वाज को क्या कर दो, बीइंग। इसका आंसर हो जाएगा बीइंग हंग्री। द टाइगर यहाँ से हटा दो, बीइंग, उसके बाद हंग्री कर दो, कामा कर दो, बीइंग हंग्री, वाज की जगह बीइंग कर दो, हंग्री कर दो, हंग्री के बाद कामा कर दो। अगला जो ही है ना, ही की जगह आप लिख दो द टाइगर। क्या लिख दोगे, द टाइगर, ठीक ना। बीइंग हंग्री कामा द टाइगर किल्ड ए गोट, भूखा होकर, ठीक है, चीते ने क्या किया, बकरी को मार दिया। भूखा होकर मतलब भूखा होने के नाते या भूखा होने के कारण चीते ने बकरी को मार दिया। अब यहाँ टाइगर है वहाँ ही है, तो ही टाइगर के लिए लगा है, जिसमें हम पार्टिसिपल बदलेंगे उसमें सब्जेक्ट देते नहीं, तो इसलिए वहाँ सब्जेक्ट हम दे देंगे, और ही नहीं लिखेंगे, पहली बार नाउन लिखेंगे, टाइगर के लिए आया है। अब समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं। ही हैज फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड, वह फेल हो गया, वह समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। तो इसको जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, अब ठीक है, अपने असफलता का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया। फेल माने असफल होना, वह अपनी असफलता का समाचार सुनने पर वह क्या हो गया, मूर्छित हो गया। तो अपनी असफलता का समाचार सुनकर वह मूर्छित हो गया, तो ऐसे कर दो, हियरिंग, हियरिंग माने सुनकर, पार्टिसिपल्स बना रहे हो हियरिंग, अगर जीरंड और से बनाओगे तो आन हियरिंग भी हो जाएगा, वो भी सही रहेगा, क्लियर, सुनने पर तब हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पार्टिसिपल से बना दो, जीरंड कोई की जरूरत नहीं है। हियरिंग द न्यूज, ऐसे कर दो, हियरिंग द न्यूज, हियर का हियरिंग कर दो, जो द ही हर्ड द न्यूज, ही हर्ड द न्यूज है, तो हियरिंग द न्यूज उसको बना दो, उसके बाद आप लगा दो। अब यहाँ ही हैज फेल्ड में ही का हिज बना दो, हिज फेल का नाउन बना दोगे तो फेलर हो जाएगा, FAILURE। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर, कामा, उसके बाद जो है लिख दो ही फेंटेड, लास्ट वाले में से ही फेंटेड। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर ही फेंटेड, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया, इसका अर्थ ये होगा, फेंटेड माने मूर्छित। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर, क्लियर। अगर जरूरत पड़ती है तो हम फेल का फेलर बना देते हैं, नाउन, ही का हिज बना देते हैं, ये सब भी अर्थ के अनुसार हम करते हैं, क्लियर। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर कामा ही फेंटेड। अब इसमें मेन वर्ब एक ही रह गया, एक को हम नाउन बना दिए, एक को जो है पार्टिसिपल बदल दिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं तीसरा। तीसरा हमारा है द पीपुल सा द फ्लेम्स, लोगों ने फ्लेम्स माने मसाल देखा, दे रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। तो अब इसमें करना क्या है, यही कहोगे मसाल देखकर लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े। पहले हिंदी में जोड़ लिया करो, तब जैसे आया उसकी इंग्लिश बना दिया करो, ठीक। सा का करो आप सिंग, क्या करोगे, सिंग पीपुल हटा दो शुरुआत से, क्योंकि जिसको हम पार्टिसिपल बदलते हैं उसका सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, इतना ध्यान दो, ग्रामर का रूल है, लिखा है, ठीक ना। सिंग द फ्लेम्स, कामा कर दो। अब यहाँ दे ना लिखो, क्योंकि प्रोनाउन पहली बार नहीं लिखा जाता, अगर पहले वाक्य में नाउन आया है तो उसकी जगह नाउन आ जाता है, तो वो द पीपुल ला के यहाँ कर दो, सीइंग द फ्लेम्स। अब दे काट के क्या करोगे, यहाँ द पीपुल करोगे, सीइंग द फ्लेम्स द पीपुल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। अब इसको लिख दो, सीइंग द फ्लेम्स कामा द पीपुल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। चलिए चौथा देखते हैं,
चौथा है ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, वह अपना काम पूरा किया वह घर गया। तो इसमें सीधे सीधे कहोगे अपना काम पूरा करके वह घर गया। काम पूरा करेगा तो समय लगेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पूरा करके ही जाएगा। क्लियर? इसलिए आप हैविंग लगा दो, शुरुआत में लगा दो हैविंग, उसके बाद फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होता है, तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर कामा कर दो, फिर ही वेंट होम, अगला वाक्य सेम टू सेम वैसे ही लिख दो। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश के पहले हैविंग कर दो, ही की जगह हैविंग कर दो, उसके बाद सब कुछ वैसे लिखते जाओ। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, वर्क के बाद कामा कर दो, अगला वाक्य भी लिख दो। एच छोटे से कर देना ही वेंट होम में। क्लियर? क्योंकि कामा के बाद छोटा हो जाएगा, एक ही वाक्य है ना इसलिए। अगला देखिए, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, मैं भूखा था मैं भोजन किया। तो अब यहाँ आई वॉज हटा के बीइंग कर दो, बीइंग हंग्री, फिर कामा करके अगला वाक्य ज्यों का त्यों लिख दो। बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, भूखा होने के नाते मैं अपना भोजन किया। क्लियर? अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो ही वॉज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, तो इसका आंसर सुनो। तो इसको ऐसे कर दो, आई सा ए ब्लाइंड मैन, क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव काम कर रहा है, ब्लाइंड तो नाउन से पहले आ जाएगा। आप हिंदी में कहोगे मैं अपने हाथ में एक लैंप लिए हुए अंधे आदमी को देखा, हिंदी में ऐसे कहोगे तो उसी का अंग्रेजी लिखना। आई सा, यहाँ ब्लाइंड उठा के मैन से पहले कर दो, आई सा ए ब्लाइंड मैन, आई सा ए ब्लाइंड मैन। उसके बाद जो है आप जो है यहाँ से आ जाओ तीसरे वाक्य में, कैरिंग, ब्लाइंड मैन के बाद कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, इससे पूरा जोड़ते हैं चले जाओ। कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, ठीक ना? तो आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैन के बाद जो है आप चाहे तो यहाँ काम भी लगा सकते हो थोड़ा सा रुक के कहने के लिए। उसके बाद कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड। क्लियर? आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, मैं अपने हाथ में लैंप लिए हुए एक ब्लाइंड आदमी को देखा, अंधे आदमी को देखा। थोड़े में हो गया, मैं अपने हाथ में एक लैंप ले जाते हुए एक अंधे आदमी को देखा, तो पार्टिसिपल हो गया, कैरिंग पार्टिसिपल में बदल गया। क्लियर? अगला देखते हैं, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर फिश, ही वाज मच डिसअपॉइंटेड। तो ऐसा करो, इसमें महेश भूपति को हटा दो, वाज की जगह बीइंग कर दो, क्योंकि वाज को बीइंग में बदल दिया था पार्टिसिपल में, बीइंग के साथ ये थर्ड फॉर्म है, तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता ही है प्रेजेंट पार्टिसिपल के, तो बताए थे आपको। तो बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडर फिश, फिर कामा कर दो। अब यहाँ ही ना लिखो, ही की जगह लिख दो महेश भूपति, नाम लिख दो, महेश भूपति नाम लिख दो ही की जगह। उसके बाद वाज मच डिसअपॉइंटेड, सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा बीइंग डिफीटेड बाय लिएंडर फिश, महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, आठवां देखते हैं। आई सा ए मैन ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट। तो इसमें कुछ देखिए, आप मैन ही इसमें ऑब्जेक्ट है, ग्रामर का नियम, अगर पार्टिसिपल में पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट है तो करना क्या होता है, पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसके बाद दूसरे वाक्य से सब्जेक्ट वर्ब ना लिख के हम केवल मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, मैं सिगरेट पीता हुआ आदमी देखा, इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ मैन के बाद आप चाहे तो कामा भी लगा सकते हो, ठीक है, थोड़ा रुक के कहने के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत भी लगाओ। आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। नवा वाक्य है, सी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे गई, सी प्लग्ड फ्लावर्स, वह फूल तोड़ी। तो इसमें कह दो गोइंग टू द गार्डन। क्लियर? क्या कहोगे? गोइंग टू द गार्डन, बगीचे जाकर, कामा सी प्लग्ड फ्लावर, सी प्लग्ड फ्लावर, सब कुछ वही रहेगा। गोइंग टू द गार्डन, गार्डन के बाद जो है कामा कर दो, सी प्लग्ड फ्लावर्स, बगीचे जाकर वह फूल तोड़े, मतलब बगीचे गए फिर जाकर तुरंत क्या कि उसने फूल तोड़ लिए। अगला देखिए, द थीफ सा द पुलिस मैन ही रैन अवे। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, पुलिस ने ऐसे करो, सीइंग कर दो इसमें भी, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखकर, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखकर, कामा करके ही रैन अवे, सब कुछ वैसे जोड़ दो। सीइंग द पुलिसमैन, द थीफ सा की जगह सीइंग कर दो।
अब उसके बाद देखिए ही की जगह फिर लिख देना द थीफ। क्या लिख दोगे ही की जगह? द थीफ। सीइंग द पुलिसमैन, उसके बाद क्या करोगे? द थीफ, उसके बाद रैन अवे। ठीक है, इतना करना है आपको। हो गया? सीइंग द पुलिसमैन, उसके बाद कामा करो, ही की जगह फिर लिख देना द थीफ, बस इतना करना है। उसके बाद रैन अवे रहने दो। सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, चोर पुलिस देखकर या पुलिस वाले आदमी को देखकर चोर भाग गया। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य हमारा है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम। ठीक है ना, नौकर ने क्या किया? कमरा साफ किया। तो यहाँ द सर्वेंट हटा दो, पहले शुरुआत में लिख दो हैविंग। हैविंग स्वेप्ट द रूम कामा, अभी की जगह द सर्वेंट लिख दो। कमरा साफ करके सर्वेंट क्या किया? वेंट अवे चला गया। साफ करेगा कमरा तो टाइम लगेगा, उसके बाद ही जाएगा। क्लियर? सीधी सी बात है, अंतराल पाया जा रहा। कमरा साफ करके नौकर चला गया, पूरा काम हो रहा है तो हैविंग लगा दो। हैविंग स्वेप्ट द रूम कामा द सर्वेंट वेंट अवे। चलिए 12वां देख लेते हैं। 12वां हमारा द जैक वेंट अप द हिल, तो ही साय पाइथन, तो इसमें कर दो गोइंग अप द हिल। गोइंग माने जाकर, अप द हिल माने पहाड़ी के ऊपर। गोइंग अप द हिल, उसके बाद कामा कर दो। कामा के बाद जो है यहाँ जो ही है ना, ही काट दो, ही की जगह लिख दो जैक, क्योंकि प्रोनाउन की जगह नाउन हो जाता है अगर पहले वाक्य में नाउन है तो। क्लियर? कि पहली बार नाउन लिखना चाहिए। तो गोइंग अप द हिल जैक सा ए पाइथन। तो 13वां देखते हैं। द पुअर मैन वर्कड ही लाफ्ड ही दस स्पेंट हिज लाइफ। द पुअर मैन वर्कड, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दो, काम किया, वह मुस्कुराया, वह इस प्रकार अपना जीवन बिताया। हम यही कहेंगे, काम करके और मुस्कुरा करके गरीब आदमी ने अपना जीवन बिताया। क्लियर? ये ऐसे भी कह सकते हो कि काम करते हुए और मुस्कुराते हुए गरीब आदमी ने अपना जीवन बिताया। क्लियर? तो ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कर सकते हो इसको। हैविंग वर्कड एंड लाफ्ड, एक ध्यान देना, 2 बार हैविंग नहीं लगेगा। हैविंग वर्कड एंड लाफ्ड, काम करके और मुस्कुरा करके। उसके बाद ही जगह लिखो द पुअर मैन, द पुअर मैन। उसके बाद यहाँ 10 हटा दो, स्पेंट हिज लाइफ कर दो। क्लियर? हैविंग वर्कड एंड लाफ्ड, काम करके और मुस्कुरा करके। द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, गरीब आदमी ने अपना जीवन बिताया। ठीक ना? चलिए देखिए, आई वॉज वर्किंग इन द फील्ड, मैं खेत में काम कर रहा था। आई सा स्नेक, मैं सांप देखा, मैं भाग गया। आई रैन अवे। तो एस कर दो। इसमें देखिए पहला कार्य जारी है, तो भाई काम कर रहा है तो सांप तो देखने गए नहीं, लेकिन दिख ही गया तो व्हाइल लगाओगे। खेत में काम करते समय या करते करते, तो उसमें व्हाइल लगता है। ऐसे कर दो, व्हाइल वॉकिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस में जारी है ना, इसके दौरान हो रहा है तो इसलिए व्हाइल लगा दो। व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड। क्लियर? व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड। ठीक, खेत में काम करते समय। एंड सीइंग द स्नेक, और सांप देखकर। क्लियर? क्लियर? एंड सीइंग ए स्नेक, व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक, यस या ने के ई, कामा आई रैन अवे। व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड, वैसे एंड से जोड़ सकते हो एक फ्रेज, एंड सीइंग ए स्नेक। नहीं जोड़ना चाहो तो आप एंड ही हटा दो, कामा कर दो, तब भी चल जाएगा। व्हाइल वॉकिंग इन द फील्ड कामा सीइंग ए स्नेक। क्लियर? खेत में काम करते समय एक सांप देखकर। आई रैन अवे, मैं क्या किया? भाग गया। ये भी सही है। ठीक ना? तो एंड सीइंग ए स्नेक भी कर सकते हो, कामा करके आई रैन अवे, या यहाँ भी कामा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। द चाइल्ड लोस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। तो अब बच्चा अपना पेन खो दिया, वह रोने लगा। क्लियर? ऐसे कर दो, हैविंग लोस्ट हिज पेन, अपने पेन खो करके कामा कर दो, ही जगह लिख दो द चाइल्ड बिगेन टू वीप। अपनी कलम खो करके बच्चा क्या करने लगा? रोने लगा।
हैविंग लॉस्ट हिज पेन, कामा द चाइल्ड बिगेन टू वीप। चलिए आगे देखते हैं। 16वां है ही वॉज डिस्गाइज्ड एज ए सेंट ही एस्केप्ड टू नेपाल। क्लियर। तो इसमें कर दो ही वॉज के जगह बीइंग कर दो। बीइंग डिस्गाइज्ड एज ए सेंट, डिस्गाइज माना होता है वेश बदलना, सेंट माने साधु, वह एक साधु का वेश बदल करके, ठीक है, ही एस्केप्ड टू नेपाल, वह नेपाल बच निकला। बीइंग डिस्गाइज्ड एज ए सेंट, एक सेंट के रूप में डिस्गाइज्ड होकर के, बीइंग सोना, ही एस्केप्ड टू नेपाल, वह नेपाल के लिए बच निकला। क्लियर। एस्केप मतलब बच निकलना है, भाग जाना। बीइंग डिस्गाइज्ड एज ए सेंट ही एस्केप्ड टू नेपाल, इसका आंसर हो जाएगा, सेंट के बाद काम लगा देना। चलिए 17वां देखते हैं। टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस, ऐसे कर दो, टर्न में आईएनजी लगा दो, टर्निंग, टर्निंग टू द राइट कामा यू विल देन हटा दो, फाइंड द हाउस हो जाएगा। टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस मतलब दाएं मुड़कर तुम घर क्या करोगे, पा जाओगे, तब हट जाएगा, क्योंकि उस समय की बात किया जा रहा है, सिंपल में जोड़ोगे तो हट जाएगा। क्लियर, हिंदी में नहीं आएगा। टर्निंग टू द राइट कामा यू विल फाइंड द हाउस। चलिए 18वां देखते हैं। द मैजिशियन टुक द पिटी ऑन द माउथ, जादूगर ने चूहे पर क्या दया दिखाया, ही टर्न इट इनटू ए कैट, वैसे बिल्ली बना दिया। तो हो जाएगा टुक का टेकिंग कर दो, ऐसे कर दो, द मैजिशियन टुक हटा के टेकिंग कर दो, टेकिंग पिटी ऑन द माउस। अब ही जो नहीं है, ही की जगह आप क्या कर दो, ये द मैजिशियन ला के कर दो, द मैजिशियन। ठीक है, तो पहले क्या आपको करना था, टेकिंग करना था, ठीक ना, टेकिंग पिटी ऑन द माउस द मैजिशियन टर्न्ड, ठीक ना, मैजिशियन के बाद टर्न्ड इट इनटू ए कैट, चूहे पर दया करके, चूहे पर दया करके, या तरस खाकर, टेक पिटी मैंने दया खाना करना है, तरस खाना, चूहे पर तरस खाकर जादूगर ने उसे बिल्ली में बना दिया। क्लियर, कोई चूहा था, बिल्ली थी, ठीक ना, तो बिल्ली जान रही उसको खा लेगी, तो उसको जादू से बिल्ली बना दिया ताकि वो उसको खाए ना, तो उसकी जान इस तरह से बचा दी। चलिए आगे देखते हैं। सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन इन बेड, वह पढ़ते पढ़ते थक गई थी, वह बिस्तर पे लेट गई। तो ऐसे कर दो, सी वॉज की जगह लिख दो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग कामा सी ले डाउन इन बेड, सब कुछ वही रहेगा अगला वाक्य। ठीक है, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, पढ़ते पढ़ते थकी होने के नाते, या पढ़ते पढ़ते थकी होकर, सी ले डाउन, यार मतलब इसमें कुछ करना नहीं, सी वाज की जगह बीइंग करना है, सी वाज की जगह क्या करना है, बीइंग करना है, टायर्ड ऑफ रीडिंग वैसे ही रहेगा, फिर कामा लगाना, सी से अगला वाक्य क्या करना है, जोड़ देना है। चले 20वां देखते हैं। ही जंप्ड अप फिर रैन, वह कूदा वह भाग गया। तो इसको कर दो जंपिंग अप, जंपिंग अप माने कूद कर, कामा ही रैन में, वह भाग गया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रजेश लोस्ट हिज गन, रेज्ड हिज गन, सॉरी अगला वाक्य में पढ़ दिए। ब्रजेश लोस्ट हिज बुक, ब्रजेश अपनी किताब खोया, ही सर्च फॉर इट, वह इसके लिए तलाश किया। तो इसको ऐसे कर दो, ब्रजेश सर्च फॉर इट की जगह लिख दो, दूसरे वाक्य से पहले बनाओगे, ही की जगह ब्रजेश लिखो, ब्रजेश सर्च फॉर, ठीक है, ब्रजेश सर्च फॉर हिज लोस्ट बुक, ऐसे कर दो, सर्च फॉर हिज लोस्ट बुक, ये ऐसे बनेगा। ब्रजेश ने अपनी खोई हुई किताब को क्या किया, खोजा, ब्रजेश सर्च्ड फॉर हिज लोस्ट बुक, इसका ऐसे वाक्य बनेगा, ब्रजेश सर्च्ड फॉर हिज लोस्ट बुक। 22वां वाक्य देख लो, इसमें भी 3 वाक्य है, तो इसमें हैविंग से बना दो, ऐसे कर दो, हैविंग रेज्ड हिज गन, हैविंग रेज्ड हिज गन, उसके बाद कर दो यहाँ फिर ही टू हटा के एंड टेकन एम कर दो, एंड टेकन एम, फिर कामा कर दो, ही शूट द टाइगर, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम, ही शूट द टाइगर। ठीक ना, क्या करोगे, हैविंग रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठा करके, हैविंग, हाँ, रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठा करके, एंड टेकन एम, और दूसरा वाला फ्रेज एंड से जोड़ दो, एंड टेकन एम, और निशाना लगा करके, उसके बाद कामा कर दो, लास्ट वाक्य वैसे जोड़ दो, ही शॉट द टाइगर, वह टाइगर को क्या किया, गोली मार दिया। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम,
ही शॉट द टाइगर। प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बंदूक उठा करके या उठा करके, दोनों काम सही है। क्लियर? निशाना ज़्यादा देर तक लगेगा तो हैविंग से बनेगा, तुरंत ही उठाया तुरंत लगाया मार दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बनेगा। कंडीशन दोनों इसमें सही है। क्लियर? तो हैविंग से वैसे ज़्यादा बेटर पड़ेगा, नहीं तो गलत आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी नहीं होगा। ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही अटैक हिज एनिमी, तो इसमें कर दो ड्राविंग, ड्रू का आईएनजी फॉर्म कर दो, DRAWING, ड्राविंग कर दो, ही ड्रू की जगह ड्राविंग कर दो, ड्राविंग हिज स्वॉर्ड कामा कर दो, ही अटैक हिज एनिमी, बस हो गया। अपनी तलवार खींच कर वह रमिस खींचना, खींच कर निकालना, ही अटैक द हिज एनिमी, अपने एनिमी पर अटैक कर दिया। चलिए अगला देखते हैं, 24वां वाक्य देखते हैं। शीला विटनेस द शो, विटनेस माने यहाँ देखना होगा, शीला ने शो देखा, सी विटनेस 3 डॉल्स, उसमें उसने 3 गुड़िया देखा, द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज नॉइज, गुड़िया जो है विचित्र भाषा में बात कर रहे थे, लैंग्वेज में। तो यस करो, तो शीला विटनेस्ड, ठीक, 3 डॉल्स शो। अब यहाँ 3 डॉल्स दूसरे वाक्य से उठा के शो से पहले कर दो, शीला विटनेस्ड द 3 डॉल्स शो। क्लियर? द 3 डॉल्स शो, शीला ने जो है 3 गुड़िया वाला शो देखा। उसके बाद अगले वाक्य से केवल आपको यहाँ शो के बाद कामा लगा देना, फिर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज नॉइज इसको जोड़ देना है। शीला विचित्र भाषा में बात करती हुई 3 गुड़िया का शो देखा, इसका अर्थ ये होगा। क्लियर? शीला सा 3 डॉल्स शो टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज नॉइज। क्लियर? चलिए लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि अंत वाला तो सब वाला, अंत वाला भी देखते। ए फनी फॉक्स, एक फनी माने विचित्र, विचित्र लोमड़ी ने सा सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर देखा, दे वेर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वे एक लता से लटके हुए थे। तो हो जाएगा ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, इतना पूरा लिख लो, उसके बाद दे वर हटा दो, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन जोड़ दो। क्लियर? तो हो जाएगा फनी फॉक्स ने लता से लटका हुआ कुछ अंगूर देखा, ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। इस तरह से 25 एक्सरसाइज हो गई पूरी। आई होप आप लोगों को समझ में पूरा आ गया है। ठीक, कैसा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि देख सकें, क्योंकि एक्सीलेंट की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्फिनिटिव का एक्सरसाइज हल करते हैं। तो जो लोग घर से करके लाए हो, कल पढ़ाया गया था तो मिला लो, जो नहीं कर पाए हो तो तुरंत इसको लिख लो। तो देखिए इन्फिनिटिव होता क्या है, पहले इसके बारे में हम कल बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। तो इन्फिनिटिव जो है इसकी पहचान क्या है, कोई भी मतलब अर्थ निकालोगे आप, कोई भी वर्ब रहेगी उसकी हिंदी में ना ने नी शब्द आता है तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और ये इन्फिनिटिव क्रिया में टू जोड़कर बनाया जाता है, मतलब कोई भी वर्ब रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके पहले हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव बन जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हिंदी निकालने पर ना ने नी आता है, जैसे हम कहते हैं टू वॉक माने टहलना, टू स्लीप माने सोना। क्लियर? ये सब क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक, तो इसके द्वारा जब वाक्य को हम बनाते हैं तो 2 वाक्य रहेगा, तो उसमें एक वाक्य की वर्ब को जो है फाइनाइट वर्ब के रूप में, या फाइनाइट वर्ब माने मुख्य क्रिया के रूप में रहने देते हैं, और दूसरे वाक्य की वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। बस इतना ही करना है, जोड़ो वाक्य को, ना ने नहीं आएगा जोड़ने में, एक वाक्य को की वर्ब को वैसे रहने दो, एक वाक्य की वर्ब को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदल दो। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं है, पहले एक्सरसाइज है। देखिए सभी एक्सरसाइज पूछी गई बोर्ड परीक्षा में, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। आई कुड नॉट गिव अवे, गिव अवे मतलब देना, कि मैं दे नहीं सका, बांट नहीं सका। गिव अवे मतलब बांटना, फ्री में देना किसी को। क्लियर? मेरे पास धन नहीं है, मैं दे नहीं सका। तो आप जोड़ोगे कैसे कहोगे, मेरे पास देने के लिए या बांटने के लिए धन नहीं है, यही तो कहोगे ना। तो आई हैड नो मनी सेम टू सेम पहले वाक्य वैसे रहने दो, दूसरे वाक्य में गिव अवे जो नहीं है इसी के पहले आप टू लगा दो, और कुछ करना वरना नहीं है। तो आई हैड नो मनी टू गिव अवे, मेरे पास बांटने के लिए या देने के लिए धन नहीं है। क्लियर हो गया? कितना सारा लेना है, ऐसे कहो, सब्जेक्ट वर्ब हटा दो दूसरे वाक्य से। दूसरा, ही हैज़ 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम, उसे उन्हें शिक्षित करना है। उसके 3 पुत्र हैं, उसे उन्हें शिक्षित करना। तो वाक्य जोड़ो कैसे कहोगे, पहले हिंदी में जोड़ लिया करो, आराम से अंग्रेजी आ जाएगी। उसके पास शिक्षित करने के लिए 3 पुत्र हैं, ऐसे तो कहोगे ना,
उसके पास शिक्षित करने के लिए कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। तो कह दो पहला वाक्य सेम टू सेम कर दो, ही हैज़ 3 सन्स, 3 पुत्र हैं, किस लिए? टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए। बस हिंदी में जितना आ रहा है उतना ही लिखो, फालतू शब्द क्या करो, हटा दो। ही हैज़ 3 सन्स टू एजुकेट। क्लियर? ये आपका इन्फिनिटिव हो गया है, वैसे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हो गया। इन्फिनिटिव की पैसिव वॉइस भी बनती है। अगर आप पैसिव वॉइस के हिसाब से इस वाक्य को बनाना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, ही हैज़ 3 सन्स टू बी एजुकेटेड, उसके पास शिक्षित होने के लिए 3 पुत्र हैं, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस में टू एजुकेट कह दो। क्लियर? चल जाएगा। चलिए आगे। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, वह बहुत कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता है। अब यहाँ क्या है, इसमें ग्रामर का रूल सुन लो। अगर एक वाक्य में जो है वेरी आएगा पहले वाले में और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। क्लियर? तो आपको करना क्या है, वेरी को टी डबल ओ में बदल दो। किस में बदल दोगे? टी डबल ओ। तो हो जाएगा ही इज़ टू वीक। और दूसरे वाक्य में जिसके साथ कैन नॉट आएगा वो सब्जेक्ट और कैन नॉट को आपको हटा देना है। तो कैन नॉट के बाद जो वर्ब रहेगी उसको आपको इन्फिनिटिव बना देना है, तो टू रन हो जाएगा। तो हो जाएगा ही इज़ टू वीक टू रन। क्लियर? वह दौड़ने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए। टुक मतलब उतना जितना नहीं होना चाहिए। अधिकता बताया जाता है, इसलिए बेरी भी अधिकता बताता है। क्लियर? उसको हटा दो। क्लियर? चलिए अगला चौथा वाक्य हम मैन वर्क्स डे एंड नाइट, मनुष्य दिन रात काम करता है। ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे अपने फैमिली का सपोर्ट करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे मनुष्य अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए दिन रात काम करता है। तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट सेम टू सेम रहने दो, ही हैज़ काट दो, तो टू सपोर्ट हिज फैमिली जोड़ दो, और कुछ करना नहीं है इसमें। क्लियर? तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। आराम से वाक्य हो गया, थोड़े में कह दिए ना। बस सिंपल सेंटेंस की शर्त तो यही है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब एक होना चाहिए। ठीक? बाकी वर्ब को आप इन्फिनिटिव बदल दो, पार्टिसिपल बदल दो, जीरंड बदल दो, ये सारे नियम हैं। ठीक? जिसमें पार्टिसिपल पढ़े हो, इन्फिनिटिव पढ़ रहे हो, आगे जीरंड पढ़ोगे। क्लियर? चलिए आगे। नीता इज वेरी पुअर, अब बताया क्या थे, सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज। तो बेरी आ जाएगा तो आपको बेरी हटा के क्या करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा। अगले वाक्य से सब्जेक्ट और कैन नॉट को हटाकर आपको जो वर्ब है, वर्ब से पहले टू टी ओ लगा देना है। तो हो जाएगा नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। नीता अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन मन जारी रखने के लिए उतना गरीब है जितना नहीं होना चाहिए। हो गया ना? आराम से समझ में आ रहा है? बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखोगे तो सब कुछ आ जाएगा। अगला वाक्य, हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज। हरी अपनी पढ़ाई में बहुत गंभीर रहा है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माने सीधे बहुत शुरुआत से ही। द सेशन माने सत्र के। हरी सत्र के शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई में बहुत क्या रहा है, गंभीर रहा है। क्लियर? उसके बाद ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करना चाहता था। क्लियर? तो इसमें आपको क्या देख रहा है, पहले वाक्य में बेरी तो लगा है लेकिन दूसरे वाक्य में कैन नॉट नहीं आया है, ना तो कैन नॉट आया ना तो कुड नॉट आया है, इसीलिए बेरी को यहाँ हम टी डबल ओ में नहीं बदलेंगे। समझ गए ना? तो आपको करना क्या है, इस वाक्य को पहला वाक्य सेम टू सेम लिखते चले जाओ। क्लियर? सेशन तक लिखते चले जाओ। दूसरे वाक्य में ही वांटेड हटा दो, बात खत्म हो जाएगी, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो हो जाएगा हरी रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फॉर द सेशन टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसका अर्थ हो जाएगा हरी बोर्ड एग्जामिनेशन टॉप करने के लिए सत्र के बहुत शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर रहा था। कंप्लीट सेंस निकल गया वाक्य का। क्लियर? पहला वाक्य सेम टू सेम लिख डालो पूरा सेशन तक, दूसरे वाक्य से टी ओ से टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन जोड़ देना है। क्लियर? बात समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ। सातवां, ही हैज़ 3 सन्स ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। उसके 3 पुत्रियाँ पुत्रियाँ हैं, उन्हें उनकी शादी करना है। तो सीधे से कर दो कि उसके पास शादी करने के लिए 3 पुत्रियाँ हैं। तो हो जाएगा ही हैज़ 3 डॉटर्स। ठीक है? टू गेट मैरिड कर दो, टू गेट मैरिड देम भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। टू गेट मैरिड माने शादी करने के लिए। क्लियर? देम नहीं लगेगा क्योंकि हिंदी वाक्य को जोड़ोगे तो उसमें देम नहीं आएगा, उन्हें उसकी हिंदी नहीं आएगी। और हम यही कहेंगे उसके पास शादी करने के लिए 3 पुत्रियां हैं। कहीं उन्हें आया, देम माने उन्हें होता है ये, तो नहीं आया तो जो नहीं है उसको मत लिखो। क्लियर? क्योंकि सिंपल सेंटेंस में जितना आपको
थोड़े में कह पाओ वही आपकी बहादुरी है। क्लियर? अलग वाक्य तो बना नहीं रहे हो। गर्ल्स लिख दिए हो तो देम का मतलब गर्ल्स, गर्ल्स तो डॉटर्स तो लिख दिए हो ना, तो देम का काम खत्म। ठीक, तो हो जाएगा ही हैज 3 daughters टू गेट मैरिड। क्लियर? उसके पास शादी करने के लिए 3 पुत्रियां, ऐसे कह रहे हो। जैसे हिंदी एकदम क्लियर होना चाहिए, आप क्या कहना चाहती हो उसी हिसाब से आपको अंग्रेजी बनाना पड़ेगा। ठीक, अगला है गिव हिम ए चेयर, उसे एक कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। तो हम यही कहेंगे उसे बैठे रहने के लिए एक कुर्सी दो। क्लियर? तो हो जाएगा इसका गिव हिम ए चेयर, ही विल हटा दो, टू सिट ऑन कर दो, टू सिट ऑन, और इसमें से इट भी हटा दो। सिट ऑन, ऑन इसलिए लगा जैसे बैठे रहने के लिए, कोई काम जारी रहता कुछ देर के लिए तो ऑन लगा देते, टू सिट ऑन बैठे रहने के लिए, वो प्रीपोजिशन है उसके साथ वैसे रहेगा। क्लियर? तो गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन, इट भी हट जाएगा क्योंकि चेयर लगा दिए तो इट के लिए ही चेयर लगा है। ठीक ना? तो ज़्यादा बढ़ाना तो है नहीं, सिंपल सेंटेंस में थोड़ा करना है। क्लियर? प्रोनाउन जो फालतू है उसको हटा दो, सब्जेक्ट और वर्ब जो ज़्यादा है उसको हटा दो। क्लियर? केवल एक वर्ब वही इन्फिनिटिव के लिए रहने दो। बात समझ में आया? तो गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन। अगला देखते हैं ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। तो देखिए इसमें वेरी आया है, कैन नॉट आया है, तो नियम बताया जो आपको कर लो, वेरी हटा के टी डबल ओ कर दो और ही कैन नॉट हटा के टी ओ कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह तेज दौड़ने के लिए उतना मोटा है जितना नहीं होना चाहिए। अगला ही वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। अब वह ताजमहल देखने, वह आगरा गया, वह ताजमहल देखना चाहता था। थोड़े में कैसे कहोगे? वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। तो ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, सॉरी हाँ हरी है तो हरी कह दो, तो हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। क्लियर? क्लियर हो गया? तो दूसरे वाक्य से ही वांटेड हटा दो, टू से जोड़ दो, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो। अगला है सी विल गो टू कानपुर, सी विल सी हर फादर। वह कानपुर जाएगी, वह अपने पिता को, सी माने देखेगी, देखना मिलना दोनों होता है, अपने पिता से मिलेगी, मान लीजिए उसके पिता कानपुर हैं, तो हम यही कहेंगे वह अपने पिता से मिलने के लिए कानपुर जाएगी या अपने पिता को देखने के लिए कानपुर जाएगी। तो हो जाएगा सी विल गो टू कानपुर। अब सी विल हटा दो, इसके लिए स्थान पर कर दो टू सी, सी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे चाचा बिल्कुल कमज़ोर हैं, क्वाइट माने बिल्कुल यानी बहुत अधिक कमज़ोर हैं। ही कैन नॉट गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते हैं। तो हम यही कहेंगे मेरे अंकल जो है मॉर्निंग वॉक जाने के लिए उतना कमज़ोर है जितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी देखिए कैन नॉट आया है तो बेरी के बदले में यहाँ क्वाइट आया है, बेरी माने बहुत, क्वाइट माने भी बहुत ज़्यादा। क्लियर? तो इसलिए आप यहाँ क्वाइट के लिए आप यहाँ भी टी डबल ओ कर दो, क्वाइट हटा के टी डबल ओ कर दो, उसके बाद फिर ही कैन नॉट हटा के टी ओ कर दो, तो हो जाएगा माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। मेरे अंकल मॉर्निंग वॉक जाने के लिए टू वीक हैं, मतलब बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है ना? बिल्कुल कमज़ोर हैं। अगला सीता वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। सीता देहरादून गई, वह वहाँ अपनी बहन को देखने गई। तो हम यही कहेंगे सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। अब सी वेंट देयर हटा दो, क्योंकि थोड़े में हम यही कहेंगे सीता अपने सिस्टर को देखने देहरादून गई। तो जितना हमको जोड़ने में आ रहा है उतना ही हमको लिखना है, हिंदी में जितना हमारे आ रहा है। क्लियर? क्योंकि फालतू शब्द को हमको हटा देना है। अगला है ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, उन्हें उनके प्रोवाइड फॉर माने होता है आवश्यकता की पूर्ति करना। उसके पास जो है हम यही कहेंगे, जोड़ के कहेंगे उसके पास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक बड़ा परिवार है, यही कहेंगे। तो हो जाएगा ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसके बाद ही हैड हटा दो, टू प्रोवाइड फॉर बस इतना कह दो, देम भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदी जोड़ने पे कोई ऐसा शब्द नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर, उसके पास ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए एक बड़ा परिवार। अपने परिवार की पूर्ति करना पड़ता है आदमी को ना। अब देखिए अगला आई वेंट टू स्टेशन, मैं स्टेशन गया। माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरा ऑब्जेक्ट माने यहाँ होगा उद्देश्य, मेरा उद्देश्य था अपनी बहन को विदा करना। ठीक है? सी ऑफ माने होता विदा करना, स्टेशन जा नहीं रहे हो, तो मतलब हम यही कहेंगे कि हम इसको यही कहेंगे मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए स्टेशन गया।
इतना हिंदी आएगी, उतना ही अंग्रेजी लिखो। आई वेंट टू स्टेशन, उसके बाद कह दो टू सी ऑफ माई सिस्टर, आपका काम हो गया। पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, दूसरे वाक्य में टू सी ऑफ माई सिस्टर जोड़ दो, हो गया। चलिए आगे 16वां देखते हैं। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपने चाची के घर गया। आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजिन, मैं अपने चचेरी बहन, बीमार बहन को देखना चाहता था। एलिंग माने होता है बीमार, कजिन माने होता है चचेरी बहन। तो अब यही कहेंगे, मैं यही कहूँगा कि मैं अपने बीमार चचेरी बहन को देखने के लिए चाची के घर गया, यही होगा। आंट माने चाची, मौसी, बुआ, सब कुछ हो सकता है। आप यहाँ क्लियर नहीं है तो आप चाहे जो कर दो। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजिन, यह इसका आंसर होगा। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजिन। तो चलिए 17वां देख लेते हैं। हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो हम यही कहेंगे, हरी प्रथम पुरस्कार पाने के लिए तेज दौड़ा। हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। अगला 18वां है। ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ऐसे कहेंगे, उसके पास परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस तरह से जोड़ेंगे ना, तो इस तरह से जोड़ रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। इसलिए आप पहले दूसरा वाक्य इसमें लिखोगे, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, पहले इसको आप लिखो। उसके बाद दूसरे वाक्य से आप करो कुड नॉट, ही कुड नॉट हटा के टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको। लिखो ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, टाइम तक लिखने के बाद आप यहाँ से जोड़ो टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए लास्ट देखते हैं, नहीं अभी 2 है। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, वह उसे अमेरिका भेज दिया। तो हम वाक्य को जोड़ेंगे, कैसे करेंगे कि वह अपने पुत्र को शिक्षित करने के लिए अमेरिका भेज दिया। तो हो जाएगा पहले ही सेंट। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है, पहले दूसरा वाक्य किसमें लिखना पड़ेगा। अब यहाँ एक बात यह ध्यान देना है, हिम नहीं लिखना है, हिम की जगह हिज सन लिख देना। क्या लिख देना है, हिज सन। तो हो जाएगा ही सेंट हिज सन। क्यों, क्योंकि हम पहली बार प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। क्लियर, तो सन को यहाँ ले कर दो, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। उसके बाद कर दो टू अमेरिका, वह अपने पुत्र को कहाँ भेज दिया, अमेरिका। उसके बाद टू एजुकेट कर दो, टू एजुकेट पहले वाले वाक्य से ही वांटेड हटा के जोड़ दो, टू एजुकेट। टू एजुकेट माने होता है शिक्षित करना, ये आपका एक्टिव वॉइस का है। अगर इसको आप चाहो तो टू बी एजुकेटेड भी कर सकते हो, तब पैसिव वॉइस में हो जाएगा इन्फिनिटिव। क्लियर, तब उसका हिंदी हो जाएगा, वो अपने पुत्र को शिक्षित होने के लिए अमेरिका भेज दिया, और टू एजुकेट माने शिक्षित करने के लिए, सही दोनों है। क्लियर, तो हो जाएगा ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। अब यहाँ हिज सन लिख ही दिए हो तो दोबारा हिज सन मत लिखो। क्लियर, चलिए तो हो जाएगा ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। अब देखिए लास्ट सेंटेंस आज का देख लेते हैं 20वां। आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उनको परफॉर्म माने पूरा करना है। तो इसका हो जाएगा मेरे पास पूरा करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं, ऐसे जोड़ोगे हिंदी। फिर अंग्रेजी क्या होगी, आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। अब देम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। मेरे पास पूरा करने के लिए कुछ कर्तव्य है, तो देम नहीं आ रहा ना उन्हें, तो बस उन्हें ही पूरा किया जाएगा, यानी कर्तव्य के लिए ही तो देम लगा है, तो बस आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में कल आपको अगला एक्सरसाइज आपको हम हल कराएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आज जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो है सिंपल सेंटेंस जो है की एक्सरसाइज देखते हैं। ये सिंथेसिस का जो है एक्सरसाइज नंबर 3 है। इसके पहले हम पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव ये दोनों आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज की तीसरी वीडियो है ये। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3 हल करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। सिंपल सेंटेंस बनाने में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कैसे बनाते हैं।
तो कल आपको पढ़ाया गया था, तो आप लोग जो एक्सरसाइज करके लाए हो मिला लो, जो सही है तो सही काट लो, गलत है तो उसको बना लो, नहीं कर पाया जो तुरंत लिख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारा द वेदर वाज स्टार्मी, मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, प्लेन क्या हो गई, देर हो गई। तो इसको देखिए प्रश्न हमारा क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। निम्नलिखित सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। दो सिंपल सेंटेंस है ना, तो उसको एक बनाना है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो इसके पहले हम कल आपको बताए थे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आपको 1 मिनट में हम फिर से बता दे रहे हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने क्या होता है, स्वतंत्रकर्ता होता है। इसका हिंदी क्या होता है, स्वतंत्रकर्ता। तो स्वतंत्रकर्ता किसे कहते हैं, जैसे जब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे जब दो वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्य के जो है कर्ता अलग अलग रहते हैं। ऐसे कोई पहले पार्टिसिपल में आप पढ़े थे दोनों के एक ही रहते थे, लेकिन यहाँ अलग रहते हैं, तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम पार्टिसिपल से नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे पहले वाक्य में देखिए द वेदर अलग है और द प्लेन, अगले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, अलग है। और सब्जेक्ट तो अलग होते हैं और पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट भी नहीं होता है, जबकि पार्टिसिपल में पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब देखिए स्टार में इसमें है ऑब्जेक्ट, दूसरे में सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाने के लिए आपको क्या करना है, कर्ता स्वतंत्र है तो स्वतंत्र ही रहेगा, कोई हटा नहीं सकते पार्टिसिपल की तरह। करना क्या, केवल वर्ब को बदल दो, वो भी पहले वाक्य की वर्ब को, जैसे जो काम पहले हो उसी की वर्ब को आपको क्या करना है, बदल देना है। कैसे बदलना है, देखिए आपके किताब में जो है नोट पॉइंट दिया गया है एक्सरसाइज के ऊपर। जब वाक्य क्रिया में इज एम आर वाज वर ये आएगा, सहायक क्रिया के रूप में नहीं हो, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में, टू बी क्रिया के रूप में, यानी इनके साथ कोई मेन वर्ब ना हो, तो ये सहायक क्रिया नहीं रहती है। तो इसको क्या करना है आपको, तो सब्जेक्ट बाद बीइंग लगा देना, इन्हीं के स्थान पे क्या कर देते हैं, हम बीइंग कर देते हैं, क्योंकि इनका पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग होता है, ठीक ना। दूसरा हमारा नियम क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस हैविंग का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करो, यानी एक्टिव वॉइस अगर वाक्य है तो मतलब इज एम आर वाज वर ना हो, क्लियर। और उसके बाद ठीक आपको क्या करना, हैविंग का प्रयोग कर देना, ठीक। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना होगा एक्टिव वॉइस में, जैसे जो है उसमें आप करते थे परफेक्ट पार्टिसिपल में, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वो कर देना है। हाँ, तीसरा पॉइंट आपको बताया, सब्जेक्ट बाद हैविंग बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन करेंगे, और हैविंग बीन के साथ भी वर्ब की क्या फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। हैविंग के साथ भी थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन के साथ भी, यही 3 काम आपको करना है। यानी एक्टिव वॉइस में तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, अगर इज एम आर वाज वर है तो आपको बीन कर देना, क्लियर। तो चलिए इतनी बात आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। फिर कामा का प्रयोग करके अगले वाक्य को आप सेम टू सेम लिख दो। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। द वेदर वाज स्टार्मी द प्लेन गॉट लेट, तो इसमें आपको देखिए वाज के साथ कोई भी मेन वर्ब अलग से नहीं आया है, तो इसलिए आप वाज को क्या कर दो, बीइंग कर दो। तो द वेदर बीइंग स्टार्मी, कामा का प्रयोग करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो। तो द वेदर बीइंग स्टार्मी द प्लेन गॉट लेट, हाँ तो द प्लेन को आप द में टी छोटे से कर दो, क्योंकि एक ही वाक्य में आप लिख रहे हैं कामा के बाद, क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं। तो आपको वही मेन पॉइंट बता रहा है जिसमें जो करना है, ठीक। तो वाज को बीइंग करना है, फिर स्टार्टिंग बाद कामा करके अगला वाक्य लिख देना। दूसरा वाक्य देखो, द टीचर इंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो अब यहाँ टीचर सब्जेक्ट है तो इंटर्ड है, तो तुरंत इंटर्ड आ गया सेकंड फॉर्म, यानी एक्टिव वॉइस में। तो आपको क्या करना है, द टीचर हैविंग इंटर्ड कर दो। क्या कर दोगे, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, अध्यापक के क्लास में इंटर करने के बाद द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए, ठीक है। यहाँ कामा कर दो क्लास के बाद, और ठीक है उसके बाद द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दूसरे वाक्य का पहला अक्षर सभी में आपको स्मॉल से लिखना है। तीसरा है द आर्मी अराइव्ड द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, तो इसमें भी द आर्मी अराइव्ड मतलब हैविंग अराइव्ड कर दो, द आर्मी हैविंग अराइव्ड, ठीक है, सेना के आने के बाद एक कामा कर दो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, ठीक है, कि राहत का कार्य जो है टुक स्पीड पकड़ लिया। द सन रोज, तीसरा वाक्य है द फॉग डिसअपीयर्ड, तो इसमें द सन आपको हैविंग राइजन कर देना है, ठीक है, रोज का राइजन कर दो, कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, कि इसका अर्थ होगा सूर्य निकलने के बाद कोहरा डिसअपीयर्ड माने गायब हो गया। पांचवा वाक्य है हमारा द सन सेट, सूर्यास्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आकाश में तारे दिखाई पड़े, तो इसमें भी कर दो आपको द सन हैविंग सेट,
सूर्य निकलने के बाद, कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो। छठवां वाक्य है हमारा द वर्क वाज डन वी वेंट होम बैक होम। अब यहाँ देखिए, अब कार्य पूरा हो गया, हम घर गए, तो यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वाज यहाँ सहायक क्रिया है, बीइंग नहीं करना है। क्लियर? कि थर्ड फॉर्म वाज के साथ पैसिव वॉइस में ही आता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा नहीं लिखा जाता है। ठीक ना? तो आपको करना क्या है, द वर्क हैविंग बीन डन कर दो, द वर्क हैविंग बीन डन, उसके बाद कामा कर दो, वी वेंट बैक होम। हो गया ना? सातवां है द बेल रैंग द स्कूल क्लोज्ड। तो द बेल रैंग का अब इसमें आप कर दो द बेल हैविंग रंग कर दो, RUNG। ठीक ना? कामा द स्कूल क्लोज्ड। तो द बेल हैविंग रंग मतलब घंटी बजने के बाद द स्कूल क्लोज, स्कूल बंद हो गया। अगला वाक्य हमारा था, आठवां वाक्य था द रेन स्टॉप्ड, वर्षा बंद हुई, द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए बाहर गए। तो हम यही कहें, इसमें भी हैविंग लगा देंगे, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, बारिश बंद होने के बाद, कामा द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने गए। फिर अगला हमारा 10वां वाक्य है, सॉरी 9वां वाक्य है। 9वां द फॉग वाज वेरी डेंस, कोहरा बहुत डेंस माने घना, बहुत घना था, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स, गली से होकर कोई अपना रास्ता नहीं देख सका। तो इसमें देखिए, यहाँ वाज को जो है बीइंग कर दो, क्योंकि वाज के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं आया है, न तो ING आया है। ठीक, इसलिए वाज को क्या करना है, बीइंग कर देना। द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कोहरा बहुत घना होने के नाते, कामा कर दो, नो वन कुड सी हिज वे थ्रू द स्ट्रीट्स, कोई गली से होकर यानी सड़क से होकर अपना रास्ता नहीं देख सका। स्ट्रीट्स माने गली या सड़क। 10वां होगा द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया, ही पोस्टेड इट एट वंस, वह इसे तुरंत डाल दिया। तो इसमें वाज रिटन लिखा गया, पैसिव वॉइस में है, किसी के द्वारा लिखा जाएगा। तो आपको करना क्या, वाज साथ थर्ड फॉर्म में, तो हैविंग बीन कर दो, द लेटर हैविंग बीन रिटन, फिर कामा करो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिखते चले जाओ कि पत्र लिखने के बाद वह इसे डाक में तुरंत डाल दिया। अगला होगा 11वां वाक्य होगा द क्लास वर्क वाज ओवर, यहाँ वाज के साथ कोई भी ING फॉर्म नहीं है, ओवर एडवर्ब है, आप वाज को इसलिए क्या कर दो, बीइंग कर दो। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, क्लास वर्क समाप्त होने के बाद, कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, विद्यार्थी क्लास छोड़ दिए। 12वां वाक्य हमारा है इट वाज कोल्ड, माने ठंडी थी, नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो वाज के साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया, तो आप यहाँ भी बीइंग कर दो, इट बीइंग कोल्ड, कामा नो वन वेंट आउट, ठंडी होने के नाते कोई बाहर नहीं गया। अगला वाक्य हमारा द पुलिस अराइव्ड, भीड़ आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई, डिस्पर्स माने तितर बितर होना, किताब में दिया भैया नीचे। तो द पुलिस अराइव्ड की जगह आप लिख दो द पुलिस हैविंग अराइव्ड, क्या हो जाएगा, पुलिस हैविंग अराइव्ड, पुलिस के आने के बाद, उसके बाद कामा करके अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो कि भीड़ तितर बितर हो गई। अगला वाक्य है हमारा 14वां वाक्य है द सन सेट, सूर्य अस्त हुआ, और दे रिटर्नड टू देयर होम्स, वे अपने घर वापस चले गए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, द सन हैविंग सेट कर दो, सूर्य अस्त होने के बाद, कामा दे रिटर्न टू देयर होम्स, वे अपने घर वापस चले गए। अगला है 15वां वाक्य द पॉकेट वाज पिक्ड, तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म आया तो पैसिव वॉइस है, तो हो जाएगा द पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, मतलब इसका अर्थ होगा जेब कट जाने के बाद, पिक माने कट जाना, जेब कटने के लिए पिक लगता है, कट नहीं लगता। ठीक ना? तो द पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, जेब कट जाने के बाद, कामा आई हैड नो मनी फॉर बस फेयर, फेयर मैंने भाड़ा, हमारे पास बस भाड़ा के लिए कोई धन नहीं था। 16वां वाक्य देखिए द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक इंटर्ड द क्लास, तो आप यहाँ इंटर्ड है तुरंत सब्जेक्ट के बाद तो हैविंग लगा दो, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, फिर कामा लगा दो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो कि अध्यापक के क्लास में इंटर करने के बाद, प्रवेश करने के बाद, द बॉयज बिकेम साइलेंट, लड़के शांत हो गए। तो अगला वाक्य हमारा 17वां, तो द लीडर वाज स्लेन, तो वाज के साथ स्लेन आया, स्लेन माने होता वध करना, हत्या कर देना, तो लीडर की हत्या कर दिया गया, तो किसी के द्वारा किया गया, पैसिव वॉइस में है, तो हैविंग बीन कर दो, द लीडर हैविंग बीन स्लेन,
नेता का वध होने के बाद, कामा द फॉलोअर्स रैन अवे इन फियर, अनुयायी डर के मारे भाग गए। अगला वाक्य है 18वां, इट वाज ए हॉलीडे, तो वाज के साथ कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया तो बीइंग कर दो, इट बीइंग ए हॉलीडे। अगला वाक्य सेम टू सेम लिखते चले जाओ। अर्थ होगा छुट्टी होने के नाते द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। तो देखिए 19वां वाक्य है द वर्क वाज डन, ठीक है। तो यहाँ तो इट वाज ए हॉलीडे तो बीइंग कर दिए, इसमें वाज के साथ देखिए थर्ड फॉर्म आया तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में है, तो द वर्क हैविंग बीन डन, ठीक है, क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म केवल पैसिव वॉइस में आता है, ठीक। तो द वर्क हैविंग बीन डन, कार्य हो जाने के बाद कामा कर दो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, सभी खुश थे। 20वां लास्ट वाक्य है आज का, द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद था, आई कुड नॉट विथड्रा एनी मनी, मैं कोई धन नहीं निकाल सका। तो वाज के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये भी पैसिव वॉइस में है, तो हो जाएगा द वर्क हैविंग बीन क्लोज्ड, द वर्क हैविंग सॉरी द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, बैंक बंद होने के नाते, आई कुड नॉट विथड्रा एनी मनी, मैं कोई धन निकाल नहीं सका। तो इस तरह से जो है ये पूरा 20 एक्सरसाइज थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इस तरह से डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है हल करने की, और ग्रामर मजबूत करने की एक ही तरीका है कि ग्रामर की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो उतना ही मजबूत होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं समय से वीडियो की ताकि नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज जो है सिंथेसिस, तो सिंथेसिस की जो है एक्सरसाइज नंबर 4 देखेंगे जो कि एक्सीलेंट बुक से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका देखते हैं कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जीरंड मतलब इस नियम में होता क्या है कि 2 वाक्य दिए रहेंगे तो एक वाक्य की वर्ब को आप जीरंड में बदल दो, या जीरंड में ना ने नहीं आता हिंदी में तो उसको जीरंड हम कहते हैं। अगर ना ने नहीं आ रहा है तो अर्थ के अनुसार तब उसको नाउन में बदल दो। किस में बदल दो? नाउन में। और उसके पहले किसी उचित प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करो अर्थ के अनुसार, बस इतना करना है, ठीक। बाकी एक वाक्य की वर्ब को वैसे रहने दो। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज हमारी माय ब्रदर इज इल, ही हैज ए हाई फीवर, मेरा भाई बीमार है, उसके पास हाई फीवर यानी अधिक बुखार है, मतलब ऊंचा बुखार है, ज़्यादा बुखार है, हाई मीन्स ज़्यादा भी होता है, उसका बुखार बहुत ज़्यादा है। तो इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, दूसरे वाक्य से ही हैज हटा दो, तो हो जाएगा माय ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर, ठीक है। माय ब्रदर इज इल विथ हाई फीवर, मेरा भाई जो है अधिक बुखार के साथ क्या है, बीमार है। क्लियर? तो ही हैज हटा के विथ लगा दो और कुछ करना नहीं है। दूसरा वाक्य, ही सा द मून ही बिकेम ग्लैड, वह चंद्रमा देखा वह खुश हो गया, ठीक। तो इसको कुछ ना करो, ही सा हटा के आप शुरुआत में आन सिंग कर दो, आन SEEING, आन सिंग द मून कामा ही बिकेम ग्लैड, चंद्रमा देखने पर वह खुश हो गया, इसका अर्थ हो गया। अगला, ही गेव देम फूड, वह उन्हें भोजन दिया, ही गेव देम लिबरली, ही हेल्प देम लिबरली, वो उनकी उदारतापूर्वक सहायता किया। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ही गेव को आपको कर देना है बिसाइड्स, क्या कर देना है, बिसाइड्स, और गेव का करना है गिविंग, बिसाइड्स गिविंग देम फूड कामा ही हेल्प देम लिबरली, अर्थ होगा उन्हें भोजन देने के अतिरिक्त वह उनकी उदारतापूर्वक सहायता भी किया। अतिरिक्त आ रहा है तो बिसाइड्स लगा दो, गिव का क्या हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। चौथा, आई बॉट ए वॉच, मैंने घड़ी खरीदा, आई वेट फॉर RS 500 रुपीज़ फॉर दिस। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दूसरा वाक्य पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, दूसरा वाक्य को आपको जोड़ने के लिए आपको करना पड़ेगा फॉर, आई बॉट ए वॉच फॉर RS 500, ऐसे कर दो, फॉर RS 500, ठीक है, 500, ठीक है। आई बॉट ए वॉच फॉर RS 500, मैं 500 रुपये में एक घड़ी खरीदा, इसका अर्थ यही होगा। मे की अंग्रेजी फार होगा, कीमत बताने के लिए फार लगता है मे की अंग्रेजी। क्लियर? आई बॉट ए फार, जितने में खरीदो फार करके वही लिख देना होता और कुछ होता नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल आपको किताब में देखोगे तो पहले नंबर पर ही मिलेगा, ठीक ना। सी बॉट ए पेन, सी गेव 5 रुपीज़ फॉर, तो फार 5 रुपीज़, उसी तरीके से बनेगा। चलिए देखते हैं।
यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता किया, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, मैं डूब गया होता। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप चाहे तो शुरुआत में लिख दो विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प शुरुआत में लिख के आप जो है तब कामा लगा के अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, आई वुड हैव बीन ड्राउंड, या ऐसे भी आई वुड हैव बीन ड्राउंड, तब उसके बाद लास्ट में लिख दो विदाउट योर हेल्प, तब कामा नहीं लगेगा। इसका अर्थ होगा मैं तुम्हारी सहायता के बिना मैं क्या हो गया होता, डूब गया होता। क्लियर? तो बिना आ रहा है तो विदाउट लगा दो, तो योर कर दो, हेल्प का नाउन हेल्प ही होगा, यू का योर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर? विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव बीन ड्राउंड, या आई वुड हैव बीन ड्राउंड विदाउट योर हेल्प। तो चलिए अगला देखते हैं। ही बिहेव्ड रूडली विथ मी, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि मतलब वह मेरे साथ रूडली असभ्यतापूर्वक व्यवहार किया, मैं बिल्कुल निराश था, बिल्कुल अप्रसन्न था। ठीक है, तो ऐसे कर दो। तो इसमें दो तरीके से बना सकते हो, ऑन हिज, ठीक है, ऑन हिज बिहेविंग रूडली। क्लियर? ऑन हिज बिहेविंग रूडली कामा करके आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड। ठीक है, उसके असभ्यतापूर्वक व्यवहार करने पर जो है मैं क्या बिल्कुल निराश था। या ऐसे भी किसी दूसरा वाक्य पहले आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड एट हिज रूड बिहेवियर, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो तब नाउन हो जाएगा। क्लियर? नहीं तो आप आराम से कर दो, ऑन ही का हिज हो जाएगा, बिहेव का बिहेविंग हो जाएगा जीरेंट फॉर्म, ऑन हिज बिहेविंग और रूडली। क्लियर? उसके बाद कामा लगा दो, ये विथ मी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड, मैं बिल्कुल निराश था। तो आप मेरे साथ करेगा तभी मैं निराश होऊंगा, इसलिए विथ मी नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ऑन हिज बिहेविंग रूडली विथ मी। ठीक है, उसका मेरे साथ जो है समतापूर्वक व्यवहार करने पर जो है, ठीक है ना, आई वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड। ठीक है, तो ऑन हिज बिहेविंग रूडली विथ मी लगाना चाहो लगा दो, नहीं डायरेक्ट कामा करके आप अगला वाक्य लिख दो, तब भी चल जाएगा। अगला, ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, तो वह कई बार फेल हो चुका है, वह अभी भी सफल होने की आशा करता है। तो ऐसे कर दो, तो ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, तो अब ऐसे कर दो कि मतलब कई बार फेल हो चुका अभी भी आशा करता है सब। इसमें इन स्पाइट ऑफ से बनेगा, इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर हो जाए, FAILURES कामा, इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स, अपनी कई असफलताओं के बावजूद ही होप्स टू सक्सीड हो जाएगा। अगला वाक्य में स्टिल हटा दो, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ लगाने से उसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ हिज मेनी फेलर्स, फेल का नाउन बना दो फेलर्स, ठीक ना, अपनी कई असफलताओं के बावजूद ही होप्स टू सक्सीड, वह सफल होने की आशा करता है, ऐसे बनेगा। अगला, आई बाट ए पेन, तो इसमें कुछ नहीं करना, आई गाट इट हटा दो बस, आई बाट ए पेन फॉर 10 रुपीज़, मैं 10 रुपये में एक कलम खरीदा, इसका अर्थ हो जाएगा। तो आई गाट इट हटा के पूरा वाक्य शुरू से लेकर लास्ट तक जोड़ते चले जाओ, आई बाट ए पेन फॉर 10 रुपीज़। नवा होगा, ही वाज ए पुअर मैन, ही वाज एन अम्ब्रेला इंडिपेंडेंट स्पिरिट, इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, स्पिरिट माने आत्मा, वह एक गरीब आदमी था, वह स्वतंत्र आत्मा का था। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ही वाज ए, ठीक है, पुअर मैन, ठीक है। अब जो है इसमें आपको करना क्या है, ही वाज हटा देना, आप एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट वैसे जोड़ दो, वह एक स्वतंत्र आत्मा का जो है गरीब व्यक्ति था। क्लियर? आप तो आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, मैंने आगे दिया है नाउन, ठीक ना, तो सब कुछ वही रहेगा, इंडिपेंडेंट स्पिरिट वो नाउन है, ठीक। तो आपको करना क्या है, ही वाज ए पुअर मैन, ही वाज हटा के आप से जोड़ दो। अगला, द स्टेट्स ऑफ आंध्र इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब आंध्र का राज्य जो है कई जिलों में बटा है, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन हेडक्वार्टर्स, प्रत्येक जिले के अपने हेडक्वार्टर्स होने तो मुख्यालय हैं, ठीक ना। तो ऐसे कर दो, इसको ड्यू टू करना पड़ेगा, इसमें ड्यू टू डिवाइडिंग, डिवाइड का आईएनजी फॉर्म कर दो, डिवाइडिंग, क्लियर, इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसा पूरा लिखते जाओ, ड्यू टू डिवाइडिंग इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, कई जिलों में बटे होने के कारण। उसके बाद आप करो ईच डिस्ट्रिक्ट करो, ठीक है, उसके बाद ईच डिस्ट्रिक्ट्स, ना ऐसे कर दो, द स्टेट्स ऑफ आंध्रा, ईच डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ, ईच डिस्ट्रिक्ट के बाद ऐसे लिखो, यहाँ बीच में ऑफ कर दो, ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्रा, ऑफ द
स्टेट ऑफ आंध्रा, ये शुरुआत वाला, क्लियर, ऑफ द स्टेट्स ऑफ आंध्रा, उसके बाद हैज़ इट्स ओन हेडक्वार्टर्स, उसको वैसे रहने दो। शुरुआत में आपको करना है ड्यू टू लगाना है, डिवाइडेड का डिवाइडिंग करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद कामा लगा देना है, ईच डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ है से पहले आपको ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्रा, ये शुरुआत ऑफ लगा के द स्टेट ऑफ आंध्रा लिखना है शुरुआत से, उसके बाद हैज़ से पूरा लास्ट तक लिख दो, हैज़ इट्स ओन हेडक्वार्टर्स। इसका अर्थ होगा, ठीक है, कई जिलों में बटे होने के कारण आंध्रा के राज्य के प्रत्येक जिले का अपना मुख्यालय है। कई जिलों में बटे होने के कारण आंध्रा के प्रत्येक राज्य के जिले का क्या है, अपना मुख्यालय है। ठीक, इस तरह से सिंपल सेंटेंस। दूसरा, ही कुड नॉट कम, वह नहीं आया, ही वाज इल। ठीक है, तो आप कह दो ही कुड नॉट कम, ठीक है, ड्यू टू इलनेस, वह बीमारी के कारण नहीं आया, या शुरुआत में भी कैसे ड्यू टू इलनेस कामा ही कुड नॉट कम, तब भी सही है। ठीक, ही कुड नॉट कम ड्यू टू इलनेस, इलनेस माने होता बीमारी, इल से बना है इलनेस, नाउन। ठीक, वह बीमारी के कारण नहीं आया। अगला है ही रीच द स्टेशन, आई बॉट टिकट्स, आई रीच स्टेशन, अब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं टिकट खरीदा, तो ऐसे कर दो, आई शुरुआत में कर दो ऑन, रीच का रीचिंग कर दो, ऑन रीचिंग द स्टेशन, या आफ्टर रीचिंग द स्टेशन भी आप कर सकते हो, करे हो तब भी नहीं गलत है। आई बॉट टिकट, स्टेशन पहुंचने पर मैं टिकट खरीदा, या स्टेशन पहुंचने के बाद मैं टिकट खरीदा। क्लियर। अगला है ही फ्लेड, ही हैड सीन ए बियर कमिंग, तो अब ठीक है, तो पहले शुरुआत में आप इसको करना पड़ेगा सीइंग, क्या करना पड़ेगा, सीइंग ए बियर कमिंग, एक भालू को आता हुआ देखकर, कामा ही फ्लेड, वह भाग गया। पहले लिखना पड़ेगा सीइंग, देखिए इसमें तो पार्टिसिपल से हम बना दिए, ऐसा करो आन भी लगा दो इसके पास, तब जीरंड वाले नेम्स बन जाएगा, प्रीपोजिशन जीरंड, आन सीइंग ए बियर कमिंग, क्लियर, ही फ्लेड, भालू को आता हुआ देखने पर वह क्या किया, भाग गया। आन लगा दो, आन सीइंग ए बियर कमिंग, ही कामा करके ही फ्लेड, फ्लेड बनो तब भाग गया। अगला, ही वाज अरेस्टेड, आई हर्ड द न्यूज, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वह गिरफ्तार हुआ, मैं समाचार सुना, मैं पुलिस स्टेशन में थाना, मैं थाने पर गया। तो इसको ऐसे कर दो, ऑन हियरिंग, ऑन HEARING, हियर का ING फॉर्म हियरिंग कर दो, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टिंग, इसको जीरन बना दो, ARRESTING, पहले वाले वाक्य से, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टिंग, उसके गिरफ्तार करने का समाचार सुनने पर। क्लियर, कामा कर दो, अगला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, कुछ करना नहीं है। आई वेंट टू द स्टेशन, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टिंग, या हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टिंग कर दो, तब भी चल जाएगा। क्लियर, क्योंकि आपके साथ वहाँ उधर है जीरन, तो इधर पार्टिसिपल भी लगा दोगे, दिक्कत नहीं होगी। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टिंग, या हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज अरेस्टिंग, कामा आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, ये दोनों वाक्य सही होंगे इस तरह से। मतलब उसकी गिरफ्तारी का समाचार सुनने पर मैं स्टेशन पर गया, थाने पर गया। ही रिटर्न सेफली, ऑल वेयर ग्लैड, वह सुरक्षित ढंग से वापस आ गया, सभी खुश थे। तो इसको कह दो ऑल वेयर ग्लैड, ठीक है, तो एट हिज सेफ रिटर्न ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कह सकते हो ऑन हिज रिटर्निंग सेफली, शुरुआत में कर दो जीरो से बना दो, ऑन हिज रिटर्निंग सेफली, उसके सुरक्षित ढंग से लौटने पर, कामा ऑल वेयर ग्लैड, अब उसके बाद सब कुछ दूसरा वाक्य सेम टू सेम लिख दो। ऑन हिज रिटर्न का रिटर्निंग कर दो, सेफली के बाद कामा लगा दो, अगला वाक्य जो कहते हो रहने दो। अगला होगा ही रोट ए बुक, उसके बाद देखिए दूसरे वाक्य से कुछ करना नहीं है, द बुक वाज काट दो, ऑन से जोड़ दो उसको। ही रोट ए बुक ऑन ट्रांसलेशन, उसने ट्रांसलेशन पर एक किताब लिखा, इस तरह से हो जाए। ठीक, अगला सोहन सोल्ड हिज हाउस, पहला वाक्य जो कहते हो लिख दो, दूसरे वाक्य से ही सोल्ड इट काट दो, बस और कुछ नहीं करना है, फॉर 50,000 रुपीज़ से जोड़ दो उसको। क्लियर, अर्थ हो जाएगा सोहन ने 50,000 रुपये में एक घर खरीदा। 18वां होगा ही हर अंकल डाइड, उसके चाचा मर गए, ही हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुनी, वेप्ट, वह रोई।
तो इसको इसमें कर दो ऑन हियरिंग द न्यूज़। ऑन हियरिंग द न्यूज़ माने समाचार सुनने पर। उसके बाद लगा दो ऑफ, ठीक है, ऑफ, हाँ, हर लगा दो, अंकल लगा दो, एपोस्ट्राफी एस करके डेथ कर दो, डाई का डेथ बना दो। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर अंकल्स डेथ, अपनी चाचा की मौत का समाचार सुनने पर। उसके बाद अगला वाक्य लास्ट वाक्य सेम टू सेम लिख दो, सी वेप्ट, उसने क्या किया, रोया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर अंकल्स डेथ, कामा, सी वेप्ट। अगला, सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, ही हैड ए बुक इन हैंड। तो इसमें करना क्या, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, सी मेट एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। उसके बाद ही हैड काट दो, इसके जगह पे लिख देना आपको विथ ए बुक इन हिज हैंड। अर्थ होगा, विथ माने वाला भी होता है, जैसे ए गर्ल विद ए बास्केट माने टोकरी वाली लड़की, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा वह अपने हाथ में किताब वाले आदमी से, जो बूढ़े आदमी से गली में मिली। तो पहला वाक्य सेम टू सेम लिखो, ही हैड काट के विथ करना है, ए से जोड़ देना। लास्ट वाक्य है, हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई, ही हर्ड द न्यूज, वह समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया, फेंटेड मतलब मूर्छित हो गया। तो इसमें भी करना है कुछ नहीं, ऑन हियरिंग करना है, दूसरे वाक्य से हियर का एनजी पार्ट बनाना है, हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनने पर। किसके समाचार सुनने पर, ऑफ लगाना है, ऑफ हिज वाइफ, एपोस्ट्राफी एस करके डेथ करना है, कामा करके अगला वाक्य जो कहते हो लिख देना है, लास्ट वाला वाक्य तब ही फेंटेड लिख देना है, ठीक ना। तो हो जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, अपनी पत्नी की मौत का समाचार सुनने पर ही फेंटेड व मूर्छित हो गया। समझ में आ गया, ठीक। तो ये था आपका जो है यूज ऑफ जीरंड, ठीक है, बिफोर नाउन आर प्रीपोजिशन। तो ये टॉपिक था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। अगले एक्सरसाइज में आपको नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का नियम, उसके इससे संबंधित एक्सरसाइज बताई जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज ग्रामर की जो है सिंथेसिस से जो है एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि एक्सीलेंट बुक से है, इसको हम मिलाते हैं। आप लोग जो किए हो मिला लो, नहीं कर पाए तो तत्काल लिख लो। देखिए पहला एक्सरसाइज है, तो फ्रेज इन ए पोजीशन से आपको सिंपल सेंटेंस बनाना, नाउन या फ्रेज इन ए पोजीशन के रूल से। तो इसमें होता क्या, पहले ये जान लो कि इसमें होता क्या है कि ए पोजीशन किसे कहते हैं, उसको जान लो। जो शब्द किसी नाउन की पोजीशन को क्लियर करता है उसे हम ए पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए उस नाउन, वह नाउन जो रहेगा जिसकी पोजीशन बताने के लिए जितने शब्द आएंगे, पोजीशन बताने के लिए, विशेषता बतलाने के लिए, या उस नाउन का वर्णन करने के लिए, उन शब्दों को उसके जस्ट बगल 2 कामा के बीच में लिखना है। हाँ, अगर वो फ्रेज लास्ट में आ रहा है तब केवल 1 कामा लिखा जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, ठीक। बस इतना करना। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ। यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ है, हर नेम इज निधि, उसका नाम निधि है। तो आपको करना क्या है, तो हियर इज, उसके बाद निधि लिखना है। क्या लिखना है, निधि, NIDHI, फिर कामा करके लिखना है माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है। यहाँ पर निधि है, ठीक है, वह क्या है, माई सिस्टर इन लॉ, मतलब उसकी पोजीशन सिस्टर इन लॉ के रूप में बताया जाता है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। राणा प्रताप वाज ए, ठीक है, ये निधि कामा माई सिस्टर इन लॉ, ठीक। अब देखिए, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप एक महान वॉरियर माने योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। तो आपको करना क्या है, राणा प्रताप लिख देना है कामा करके। क्लियर। तो अब इसको 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका, राणा प्रताप करके आप वाज हटा दो, ए ब्रेव वॉरियर, फिर कामा लगा के दूसरे वाक्य से वाज से जोड़ दो। क्लियर। बहादुर योद्धा उनकी पोजीशन है, बहादुर योद्धा वो भी उनकी पोजीशन है। राणा प्रताप कामा ए ब्रेव वॉरियर वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ये भी सही है। दूसरी तरीका क्या है, पहले राणा प्रताप लिख दो, फिर कामा लगा दो। क्या लगा दो, कामा, फिर उसके बाद लिख दो द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, उनकी पोजीशन राजा के रूप में है। क्लियर, मेवाड़ के राजा। उसके बाद मेवाड़ के बाद आप पहले वाक्य से लिख दो वाज ए ब्रेव वॉरियर। क्लियर, वाज ए ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़ वाज, फिर कामा वाज ए ब्रेव वॉरियर। दोनों वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे बना दो। अगला है, बाबर डिफीटेड लोधी
ठीक है। अब यहाँ क्या, बाबर डिफीटेड लोधी तक पूरा लिख दो, फिर बाबर वाज तुर्क में से बाबर वाज हटा दो, लोधी के बाद कामा करके, ना सॉरी ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ध्यान नहीं, पहले पूरा नहीं पढ़े, पहले पढ़ दो। बाबर लोधी को हराया, बाबर तुर्क था, लोधी क्या था, भारत का सम्राट था। तो यहाँ बाबर की विशेषता ए तुर्क करके बताया गया है, तो इसलिए आप सबसे पहले बाबर लिखने के बाद तुरंत कामा करके ए तुर्क लिख दो, क्योंकि उसकी विशेषता तो उसके बगल रहना चाहिए, फिर कामा लगा दो। क्लियर, बाबर कामा ए तुर्क फिर कामा। फिर उसके बाद आप लिख दो डिफीटेड लोधी, क्या लिखोगे, डिफीटेड लोधी। अब यहाँ लोधी की विशेषता बतलाई जा रही है ना, इसलिए आप इसको कर दो लोधी के बगल लिख दो द एम्परर ऑफ इंडिया। क्लियर, द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी के बाद लिख देना है द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट था लोधी। क्लियर, तो हो जाएगा बाबर कामा ए तुर्क फिर कामा डिफीटेड लोधी फिर कामा द एम्परर ऑफ इंडिया। ये ना सोचो दो के बाद 3 कामा लगा, 3 क्या 4 भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी विशेषता बतलाने के लिए शब्द आएंगे तो उस नाउन के बगल उतना कामा लगेगा। क्लियर, अगला, डॉक्टर राधाकृष्ण वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज ए ग्रेट फिलासफर। तो आपको करना क्या, डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद कामा लगा दो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी पोजीशन है, भारत के राष्ट्रपति हैं, फिर कामा करके आप वाज से जोड़ दो, वाज ए ग्रेट फिलासफर। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट फिलासफर, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डॉक्टर राधा कृष्णन कामा ए ग्रेट फिलासफर फिर कामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों तरीके इसमें लागू किए जा सकते हैं। समझ में आया, चलते हैं अगले पे। 5वां है मोहन। अब यहाँ मोहन द ओनली सन ऑफ हिज फादर डाइड, तो यहाँ मोहन के बाद कामा लगा दो, इज हटा दो, द ओनली सन ऑफ हिज फादर कर दो, फिर ही हटा दो, डाइड इन एन एक्सीडेंट। मोहन अपने पिता का इकलौता पुत्र दुर्घटना में मर गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। 6वां देखते हैं। ठीक, 6वां में करना क्या आपको, नालंदा के बाद, ठीक है, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इट इज नाउ ए हिप, तो आपको करना क्या, नालंदा के बाद कामा लगा दो, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग फिर कामा लगा दो, इज फिर इट हटा दो, इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस। नालंदा, ठीक है, वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग, एक बार शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र, इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, अब खंडहरों का ढेर है। अगला, मिस्टर सक्सेना फिर कामा कर दो, यहाँ आवर प्रिंसिपल कर दो, फिर कामा कर दो, उसके बाद ही हटा के इज वेरी लर्नेड। मिस्टर सक्सेना की पोजीशन क्या है, वो हमारे प्रिंसिपल हैं, उसको 2 कामा के बीच में रख दो, इज वेरी लर्नेड। लर्नेड मतलब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। 8वां है शाहजहां, फिर कामा कर दो, ठीक है, एक ग्रेट मुगल एम्परर फिर कामा कर दो, ही हटा दो, विल्ट द ताज, ताज के बाद फिर कामा कर दो, इट हटा दो, ठीक ना, इट हटा दो, इज भी हटा दो, क्योंकि एक ही सिंपल वर्ब, एक ही वर्ब लिखना है। ठीक है, द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। फिर बता रहे हैं शाहजहां फिर कामा ए ग्रेट मुगल एम्परर फिर कामा बिल्ट द ताज, ताज के बाद फिर कामा करके लिख दो द फाइनेस्ट बिल्डिंग इन द कंट्री। ठीक, 9वां है आई हैव नेवर बीन टू मुंबई इट इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, मुंबई के बाद कामा लगा दो, इट इज हटा दो। क्लियर, इट इज हटा दो, बस और कुछ नहीं करना। आई हैव नेवर बीन टू मुंबई कामा द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। अगला शब्द है कालिदास वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट पोएट, ही वाज द ऑथर ऑफ इट। ऐसे करो कालिदास, ठीक है, फिर कामा कर दो, कामा कर दो, ए ग्रेट संस्कृत पोएट फिर कामा कर दो, फिर ही हटा के वाज से जोड़ते चले जाओ, वाज द ऑथर ऑफ द शाकुंतलम। 11वां देखते हैं नेहरू वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन। ठीक है, तो नेहरू के बाद कामा कर दो, ए ग्रेट स्टेट्समैन, ठीक, फिर कामा करके वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नेहरू कर दो, उसके बाद द कामा द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद आप लिख दो वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन। अब इसको बाद में भी लिख सकते हो। क्लियर, दोनों तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2 कामा के बीच में, फिर वाज ए ग्रेट स्टेट्समैन। अगला 12वां है महात्मा गांधी। अब इसमें करना क्या, वाज हटा दो, कामा करके ए लवर ऑफ पीस कर दो। ठीक है, इसमें 2 विशेषता है तो दोनों को एंड करके आपको जोड़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर। ये बीन हटा देना, क्योंकि वो जब हेड हटेगा तो बीन भी हट जाएगा। क्लियर, पूरी साइक्रिया। महात्मा गांधी ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर, और एंड वंस ए लायर, फिर कामा कर दे, यही हटा दो, प्रेज्ड से पूरा लिखते जाओ, प्रेज्ड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी कामा ए लवर ऑफ पीस एंड वंस ए लायर, प्रेज्ड नॉन वायलेंस।
13वां वाक्य है हमारा मथुरा, फिर क्लियर कामा कर दो मथुरा के बाद। ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, फिर दो कामक बीच में लिख दो ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। फिर उसके बाद इट हटा दो स्टैंड्स ऑन द यमुना, यमुना के बाद फिर कामा कर दो, फिर द यमुना इज हटा दो वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया, ऐसे कर दो। फिर से बता दे रहे हैं, मथुरा कामा ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, फिर कामा स्टैंड्स ऑन द यमुना, फिर कामा वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। समझ में आया? चलिए अगला 14वां है आई एयर इज द फर्स्ट नेसेसरी ऑफ लाइफ, इट इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो पहले करना है एयर करना है, फिर कामा करके द ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लिखना है, क्योंकि ये इसकी विशेषता है एयर की। एयर कामा ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फिर उसके बाद इज से आपको जोड़ देना है इज द फाइनेस्ट नेसेसिटी ऑफ फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। क्लियर? एयर ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो ए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर के आगे पीछे कामा रहेगा। 15वां मिल्टन, ठीक है, मिल्टन के बाद आप कामा कर दो एक ए फेमस इंग्लिश पोएट कर दो, फिर कामा कर दो ही हटा के बीकेम ब्लाइंड कर दो। मिल्टन कामा ए फेमस इंग्लिश पोएट, फिर कामा बीकेम ब्लाइंड। 16वां वाक्य हमारा एजुकेशन, फिर कामा कर दो, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, फिर कामा कर दो। फिर उसके बाद इट हटा दो, हैज बीन से लेके आगे जो है सब कुछ जोड़ दो, हैज बीन द गाइडिंग फैक्टर ऑफ सिविलाइजेशन। 17वां वाक्य है हमारा कालिदास रोट द शाकुंतलम, ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो ऐसे कर दो कालिदास, फिर कामा करके ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कर दो। क्लियर? फिर उसके बाद आपको लिखना है रोट द शाकुंतलम। कालिदास ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट रोट द शाकुंतलम। 18वां वाक्य हमारा है दिस प्लेस वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, इट इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस। क्लियर? तो दिस प्लेस वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, कह रहे हैं कि यह स्थान एक बार समृद्धशाली कॉलोनी था। इट इज नाउ ए हीप ऑफ रूइंस, अब यह खंडहरों का ढेर है। क्लियर? अब ऐसे करना है दिस प्लेस, प्लेस की विशेषता बतला रहे हैं तो आपको दिस प्लेस। क्लियर? दिस प्लेस के बाद जो है ए हीप ऑफ रूइंस कर दो, ए हीप ऑफ रूइंस। ठीक? या नाउ भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नाउ ए हीप ऑफ रूइंस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी। अगला शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो हो जाएगा शेक्सपियर कामा ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट लिख दो पहले, उसके बाद जो है लिखोगे आप रोट जूलियस सीजर। ठीक है? शेक्सपियर जो एक महान नाटककार थे ने जो है जूलियस सीजर लिखा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, पूरी एक्सरसाइज आपको बताया गया। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 6 बताया जाएगा, जो कि जो है आपको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी, एक एक्सरसाइज और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, मैं सोचा ख़त्म हो गया। लास्ट एक्सरसाइज है, एक और है, डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश। तो आपको करना क्या है, डॉक्टर ब्राउन, क्लियर, उसके बाद कामा लगा दो, माई टीचर, फिर कामा लगा दो, लिव्स एट ऋषिकेश। बस अब हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर से बता दे रहे हैं, डॉक्टर ब्राउन माई टीचर के आगे पीछे कामा लगा के लिव्स एट ऋषिकेश। फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। और रूल नंबर 6 एडवर्ब, इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज एक्सीलेंट से जो है सिंथेसिस का एक्सरसाइज 6 करते हैं, तो जो कि बेस्ड है, आधारित है एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज पर। किस पर आधारित है? एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज पर आधारित है। तो पहले ये जान लो एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज में होता क्या है। इसके द्वारा जब सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं तो 2 वाक्य में रहते हैं, तो एक वाक्य की वर्ब को वैसे रहने देते हैं और एक वाक्य की वर्ब को किसी एडवर्ब में बदल दो। एडवर्ब किस में? यल वाई वाले एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ मैनर में, मतलब कोई एडजेक्टिव है या वर्ब है तो उसको जो है अगर उससे एडवर्ब बन रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर तो यल वाई लगा के बना दो। नहीं तो आप क्या करो, उसको एडवर्बियल फ्रेज में बदल दो। एडवर्बियल फ्रेज में क्या होता है, उसमें क्या है, एक नाउन रहता है और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन रहता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज जो है। अब द रोज हैज थॉर्न्स, पहला है आपका गुलाब में थॉर्न्स माने होता है कांटे, कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो आप वाक्य को जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, गुलाब में निश्चित रूप से कांटे होते हैं। तो रूप से या ढंग से, क्लियर,
या तरीके से ये सब आता तो जान लीजिए LY जोड़ा जाएगा। ठीक, नहीं तो प्रीपोजिशन की हिंदी आएगी जिस शब्द के साथ, उस शब्द के साथ उसको प्रीपोजिशन की अंग्रेजी लिख दो तो आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा द रोज हैज़ थान्स। अब यहाँ पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दो, दूसरे वाक्य से दिस इज हटा के सर्टेन में LY जोड़ दो तो हो जाएगा सर्टेनली। द रोज हैज़ थान्स सर्टेनली, तो आपका करेक्ट हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक, तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री। अब दूसरे वाक्य से आपको करना क्या है, तो देयर सर्विस इज हटा दो और सेल्फलेस में LY जोड़ दो, बस आपका सिंपल सेंटेंस तैयार हो गया। हाँ, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थ रूप से करते हैं। सेल्फलेसली माने निस्वार्थ रूप से, बिना किसी स्वार्थ के। अब देखिए तीसरा वाक्य देखते हैं। ही वॉज एट फॉल्ट देयर इज नो डाउट इन इट। वह जो है दोष पर था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, तो इसमें कर दो कि ही वॉज अनडाउटेडली एट फॉल्ट। ये नो डाउट से एक मतलब एडवर्ब वियल फ्रेज बनेगा अनडाउटेडली। तो ही वाज, यहाँ वाज के बाद लिख दो अनडाउटेडली, DOUBTEDLY, अनडाउटेडली एट फॉल्ट। या तो ऐसे कर दो, ये एक तरीका इसका अभी से भी है, नो डाउट फिर कामा ही वाज एट फॉल्ट, तब भी चल जाएगा। नो डाउट शुरुआत में ले आओ, क्लियर। ऐसे भी लिख सकते हो नो डाउट, दो तरीके से बनेगा। आप LY वाला नहीं जान रहे हो तो नो डाउट कर दो DOUBT, तो कामा करके ही वाज एट फॉल्ट ये कर दो, ये भी सही है। या फिर ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, क्लियर। इससे संबंधित आपको किताब में एक एग्जाम्पल मिलेगा, उसको देख लो, समझ में आ जाएगा। तो नो डाउट से रिलेटेड तो इसमें नहीं दिया है, ठीक। तो नहीं, पहला वाला है वही, देखिए राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना, उसी के आधार पर है वो एग्जाम्पल। तो राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली, नो डाउट को अनडाउटेडली में बना दिया गया तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, क्लियर। नो डाउट माने कोई संदेह नहीं है, यानी कि निसंदेह पूर्वक। तो निसंदेह पूर्वक की अंग्रेजी होती है अनडाउटेडली। तो नो डाउट के लिए अनडाउटेडली वाज के बाद देखिए लिख दिया गया ना, उसी तरह से आपको भी यहाँ कर देना था। अगर ना कर पाओ तो नो डाउट कामा करके पहला वाक्य लिख दो, तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें हो गया ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट या नो डाउट कामा ही वाज एट फॉल्ट, ठीक। दोनों सही है। नो डाउट एडवर्बियल फ्रेज है, उसका ये एडवर्ब बनाओगे तो अनडाउटेडली हो जाएगा, वाज के बाद लगेगा। अगला देखते हैं। ही वेंट टू मार्केट ही वाज इन ए हरी। तो इसको सिंथेसिस करने के लिए होगा, ही वाज हटा दो दूसरे वाक्य से, पूरा वाक्य लिखते चले जाओ। ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी, वह जल्दबाजी में बाजार गया। हरी मन होता है जल्दबाजी, क्लियर। तो इन ए हरी आपका एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। तो ही वाज हटा दो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, मार्केट के बाद जोड़ दो इन हरी। अगला पांचवा वाक्य देखते हैं। आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। मैं मॉर्निंग तक वापस आ जाऊंगा, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। तो निश्चित हूँ, तो निश्चित को आप निश्चित रूप में बदल दो, डेफिनेट से LY जोड़ के बना दो आई शैल, ठीक है। डेफिनेटली मैं निश्चित रूप से, ठीक है, आई शैल डेफिनेटली रिटर्न, ठीक है। डेफिनेटली LY जोड़ के डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग, बस इतना ही करना है। आई शैल डेफिनेटली रिटर्न बाय द मॉर्निंग, मैं निश्चित रूप से शाम तक वापस आ जाऊंगा, क्लियर। डेफिनेटली रिटर्न, मैं निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा। अगला छठवां देखते हैं। आई थैंक्ड हिम आई डिड विथ ऑल माई हार्ट। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आई थैंक्ड हिम पूरा लिख लो, उसके बाद विथ ऑल माई हार्ट से जोड़ दो, और कुछ करना नहीं है। आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हार्ट, मैं उसके अपने पूरे दिल से धन्यवाद दिया। तो आपको विथ ऑल माई हार्ट क्या हो गया, एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। अगला, द रिवर वाज फ्लोइंग पूरा लिख लो, इट्स फ्लो वाज स्लो। तो अब इसमें कुछ करना नहीं है, स्लो में LY जोड़ देना है। तो आप इसमें कर दो कि द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, नदी धीरे धीरे बह रही थी, ठीक। अगला स्लोली आपका एडवर्ब हो गया। आठवां हो जाएगा आपका ही डिड इट, वैसे किया ही डिड इट विथ ए ग्रेट करेज। तो इसमें कुछ नहीं करना, इट के बाद जो है ही डिड इट आपको हटा देना है, बस हो गया। ही डिड इट विथ ए ग्रेट करेज, वैसे अत्यधिक साहस के साथ किया। तो विथ ए ग्रेट करेज आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। नवा हम देखते हैं। नवा है ही स्पेंट ऑल हिज मनी, वो अपना पूरा धन खर्च कर दिया। देयर वाज दिस वाज फुलिश, यह मूर्खतापूर्ण था। तो आपको करना क्या है, पहला वाक्य ज्यों का त्यों लिख दो, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसके बाद फुलिश में LY जोड़ दो, आपका वाक्य
सिंपल हो जाएगा। क्लियर? वो अपना सारा धन फुलिशली यानी मूर्खतापूर्वक ढंग से खर्च कर दिए। अगला हो गया सी विल पास द एग्जामिनेशन, वो आप एग्जामिनेशन पास करेंगी। इट इज़ सर्टन, या निश्चित है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्टन का सर्टनली कर दो और पहला वाक्य जो कहते हो लिख के उसे जोड़ दो। तो ही हो जाएगा ही विल पास, सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टनली, वह निश्चित रूप से एग्जामिनेशन पास करे। क्लियर? या ऐसे भी कह सकते हैं सी विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, सी विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, ये भी करेक्ट है। क्लियर? बेटर हो गया यही। तो सी विल सर्टेनली पास द एग्जामिनेशन, ये क्लियर है। अगला आई थैंक्ड हिम, ये तो हो गया, सर्टेनली हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 11वां, द लीडर स्पोक, तो नेता ने बोला, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट, तो कुछ करना नहीं है, स्पोक पहला लिख दो द लीडर स्पोक, उसके बाद दूसरे में फॉर ए फ्यू मिनट से जोड़ दो। तो सिंपल में होगा द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट, नेता कुछ मिनट के लिए बोला, बस हो गया, या कुछ मिनट तक बोला। 12वां होगा ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो जो है हो जाएगा फॉर्चुनेट से फॉर्चुनेटली हो जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा ही फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट का क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट। तो यहाँ ठीक है, फॉर्चुनेटली आपको सौभाग्य से जो है, तो आप चाहे तो शुरुआत में भी कर सकते हैं इसको, फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट में उसके बाद कर दो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, फॉर्चुनेटली बाद काम लगा दो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट, सौभाग्य से वह बिना चोट खाए एक दुर्घटना से मिली, मतलब उसके साथ एक दुर्घटना हुई, सौभाग्य से बिना चोट खाए हुए उसके साथ दुर्घटना हुई, मतलब उसके साथ दुर्घटना तो हुई लेकिन सौभाग्य से चोट नहीं लगी। क्लियर? तो ये फॉर्चुनेटली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट कर दो, या ऐसे कर दो ही फॉर्चुनेटली मेट विथ एन एक्सीडेंट टू एस्केप अनहर्ट। क्लियर? अगला देखते हैं, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल, देयर रिफ्यूजल वाज फर्म, तो आप प्रपोजल के बाद आपको पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल फर्मली कर दो, फर्म में क्या कर दोगे, फर्मली। ठीक है, दे रिफ्यूज टू लिसन टू माई प्रपोजल फर्मली, फर्मली माना होता है दृढ़तापूर्वक, वे दृढ़तापूर्वक मेरे प्रस्ताव को सुनने से मना कर दिए। दिस इज ए DMU ट्रेन, या DMU ट्रेन है, इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। तो मतलब हो जाएगा, में आपको करना है विथ ए वेरी फास्ट। ठीक है, दिस इज ए DMU ट्रेन विथ वेरी फास्ट स्पीड, ऐसे कर दो, विथ वेरी फास्ट स्पीड, इसमें प्रीपोजिशन लगा दो विथ, और वेरी फास्ट के बाद स्पीड कर दो। ठीक है, विथ ए वेरी फास्ट स्पीड, तो आपका वो फ्रेज हो जाएगा, बहुत तेज़ गति वाली, विथ माने वाला भी होता है साथ भी होता है, यह बहुत तेज़ गति वाली DMU ट्रेन है। दिस इज ए DMU ट्रेन विथ वेरी फास्ट स्पीड, ऐसा हो जाएगा, स्पीड उधर चला जाएगा। क्लियर? ही किक्ड द प्लेयर, इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, वह प्लेयर माने खिलाड़ी को मारा, किक माने पैर से मारना, लात से मारना, इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, उसका ऐसा करना इरादा था। तो पहला वाक्य सेम टू सेम लिख लो, ही किक्ड द प्लेयर, उसके बाद इट वाज हटा के, हिज भी हटा के, इंटेंशन में ly जोड़ दो, इंटेंशनली कर दो। ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, इंटेंशनली माने तो इरादा पूर्वक या जानबूझ के, मतलब वह जानबूझकर खिलाड़ी को पैर से मारा, लात से मारा। इस तरह से ये था आपका जो है आज का जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस। अब अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 7 और बताया जाएगा इसके आगे वाला पार्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको आज जो है एडजेक्टिव क्लास की एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं, जो कि 7A है। इसके पहले हम 6 तक बता चुके हैं। तो ये एडजेक्टिव क्लास पहले देख लेते हैं है क्या इसमें, तो उसके बाद 2 मिनट में देख लेते हैं, उसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज बताते हैं आपको। देखिए एडजेक्टिव क्लास में होता क्या है कि जब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण का प्रयोग किया गया है जो दूसरे वाक्य में किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है, तो उस विशेषण को उस मुख्य नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से जैसे आप देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। वाक्य देखिए, जैसे देखिए ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, द बॉय वाज ब्लाइंड, तो लड़का क्या था, अंधा था। तो सीधी सी बात है, बॉय की विशेषता ब्लाइंड से बताया गया, तो आपको करना क्या है,
ए बॉय के बीच में ए ब्लाइंड लगा दो, ए ब्लाइंड बॉय। तो बॉय वही ब्लाइंड ले लो, बॉय से पहले कर दो, एक अंधा लड़का केम टू माई ऑफिस, मेरी ऑफिस में आ गया। दूसरे वाक्य में देखो, राम गेव ए रूपी टू ए मैन, राम ने एक आदमी को 1 रुपया दिया। द मैन वाज लेम, आदमी लेम में से तो लंगड़ा था। तो सीधी सी बात है, तो मैन की विशेषता लेम का क्या बताया गया, तो इसलिए मैन लेम को उठा के मैन से पहले कर दो। राम गेव ए रूपी टू ए लेम मैन, राम ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपया दिया। उसके बाद है द पुलिस कॉट ए थीफ, पुलिस ने एक चोर पकड़ा। द थीफ वाज नोटोरियस, नोटोरियस माना होता है कुख्यात, तो कुख्यात मतलब बुरे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध। पुलिस ने एक चोर पकड़ा, चोर कुख्यात था, तो हम यही कहेंगे पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा, तो नोटोरियस को थीफ के पहले कर दिया। क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया, फटाफट देख लेते हैं एक्सरसाइज। अब इसमें करना क्या है, टैगोर रोट गीतांजलि, टैगोर ने गीतांजलि लिखा। ही वाज ग्रेट पोएट, वह महान कवि थे। तो सीधी बात है ये, तो यहाँ कर दो कि ए ग्रेट पोएट टैगोर, यहाँ अगर एडजेक्टिव क्लास इसको बनाओगे, ए ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि होगा। क्लियर? महान कवि टैगोर ने गीतांजलि लिखा, ऐसे होगा। नहीं तो आप इसको ज़्यादा बेटर रहेगा, पिछले स्लाइड में भी आया था, पिछले एक्सरसाइज में। तो आप इसको क्या करोगे, टैगोर के बाद कह दो ए ग्रेट पोएट, टैगोर के बाद कामा ए ग्रेट पोएट, उसके बाद लिखो रोट गीतांजलि। मतलब ये केस इन अपोजिशन वाले रूल से बनेगा, ज़्यादा बेटर वही रहेगा, भले इसमें एक्सरसाइज में दे दिया। क्लियर? टैगोर की विशेषता ए ग्रेट पोएट करके उसके बाद रोट गीतांजलि, क्योंकि परीक्षा में ये नहीं बताया जाएगा कि आप जो है इसको केस इन अपोजिशन से बनाओ कि एडजेक्टिव से बनाओ, चाहे जिससे बना दोगे आपका सही हो जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैथ में आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से, चाहे जिससे आप समीकरण को हल करोगे उत्तर उतना ही आएगा। क्लियर? तो वही काम यहाँ भी होता है। तो चाहे आप जिससे बना दो, टैगोर कामा ए ग्रेट पोएट फिर कामा रोट गीतांजलि, आपका बेस्ट जो है सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। क्लियर? ऐसे बना दो, नहीं तो एडजेक्टिव से ही बनाना चाहो तो ए ग्रेट पोएट टैगोर ऐसे बनेगा। क्लियर? रोट गीतांजलि। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर ही इज इंटेलिजेंट। तो अब ब्रदर इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट शब्द को उठा के लाके ब्रदर से पहले कर दो, ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला देखते हैं। द प्रिंसिपल फाइंड ए बॉय, प्रिंसिपल ने एक लड़के पर जुर्माना लगाया। फाइंड माने यहाँ जुर्माना लगाना होगा, पाना वाले में FIND रहता है, जुर्माना में ED। क्लियर? उसके बाद लड़का नाटी था, शरारती था, तो कुछ नहीं करना, नाटी को लड़के के पहले कर दो। द प्रिंसिपल फाइंड ए नाटी बॉय, आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। अगला देखते हैं, आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। इट वाज कास्टली, एक कीमती थी। तो आप सीधी सी बात है कास्टली को पेन से पहले कर दो, आई बॉट ए कास्टली पेन, मैं एक कीमती कलम खरीदा। अगला है आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। सी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। तो सीधी सी बात है आई सा ए, अब यहाँ वेरी टॉल, ठीक है, और ब्यूटीफुल को गर्ल से पहले लाके कर दो। तो आई सा ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ही किल्ड ए हार्स, उसने एक घोड़े को मारा। द हार्स वाज ब्लैक, घोड़ा काला था। तो सीधी सी बात है ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था। ठीक है, तो इसमें क्या ना, हंग्री जो है लायन की विशेषता बतला रहे, तो आप सीधे सीधे पहले यही कर दो, ए हंग्री लायन, एक भूखा शेर ने। उसके बाद आप दूसरे वाक्य से लिख दो किल्ड ए, उसके बाद ब्लैक, ए हार्स के पहले ब्लैक कर दो, किल्ड ए ब्लैक हार्स, बस इतना कर देना। ए हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हार्स, एक भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया। अगला देखते हैं, ही गेव ए रूपी टू ए मैन, द मैन वाज ब्लाइंड, टू ए ब्लाइंड मैन कर दो, यहाँ मैन से पहले ब्लाइंड लाके कर दो, उसकी भी क्योंकि विशेषता बतला रहा है। अगला 8वां देखो, विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल। तो सीधी सी बात है विलियम सी डगलस सा ए रिफ्यूजी गर्ल कर दो, बस बात खत्म। क्लियर? देखा क्या देखा, क्योंकि रिफ्यूजी वहाँ से उठा के गर्ल से पहले कर दो, या तो उधर से ये ए रिफ्यूजी गर्ल लिख दो, आपका एडजेक्टिव सेट हो जाएगा। अगला आई मेट ए बॉय ही वाज इंटेलिजेंट। तो सीधी सी बात है इंटेलिजेंट को बॉय से पहले कर दो, लड़का क्योंकि इंटेलिजेंट है ना, तो हो जाएगा आई मेट एन इंटेलिजेंट बॉय। ध्यान देना, अब इंटेलिजेंट इधर आएगा तो ए जो है आपका आर्टिकल वो एन में बदल जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट में आई से शुरू है, स्वर है, ठीक है, ई से, तो एन लग जाएगा। क्लियर? ही मेट एन इंटेलिजेंट बॉय। अगला होगा ए बॉय वाज वीपिंग बिटरली, एक लड़का बहुत बिटरली माने अत्यधिक रो रहा था। ही वाज हंग्री, वह हंग्री था। तो सीधी बात लड़का हंग्री है तो ए हंग्री बॉय कर दो, ए हंग्री बॉय वाज वीपिंग बिटरली, आपका हो गया। क्लियर?
अगला है दे किल्ड ए स्नेक, वो एक सांप मारे, इट वाज पॉइजनस। तो सीधी बात है, पॉइजनस माने जहरीला, तो जहरीला सांप है तो आप स्नेक से पहले पॉइजनस ला के सेट कर दो, दे किल्ड ए पॉइजनस स्नेक। उसके बाद अगला है आपका ए वुमेन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। स्ट्रोलिंग माने होता है घूमना, टहलना। एक औरत सड़क पर टहल रही थी, सी वाज ओल्ड, वह बूढ़ी थी, सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड, उसके हाथ में छड़ी थी। तो सीधी सी बात है, तो अब इसका यहाँ ओल्ड ओमेन है तो ओल्ड को लाके ओमेन से पहले कर दो। ध्यान देना ए का एन हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड के पहले एन लगता, तो हो जाएगा एन ओल्ड ओमेन, एक बूढ़ी औरत, वाज स्टोलिंग ऑन द रोड, इतना पूरा कर दो। उसके बाद आपको करना क्या है, विथ ए स्टिक इन हर हैंड करना है। विथ ए स्टिक इन हर हैंड मतलब अपने हाथ में छड़ी के साथ, विथ आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। क्लियर। अगला है ही रीड ए बुक, द बुक वाज ओल्ड। तो यहाँ आपको करना क्या है, ही रीड एन ओल्ड बुक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बुक को इधर जब लाओगे, अब ओल्ड को लाओगे तो ए का एन हो जाएगा। क्लियर। चलिए 14वां देखते हैं। ए मैन वाज गोइंग टू स्टेशन, एक आदमी स्टेशन जा रहा, ही वाज लेम, वह लंगड़ा था, तो सीधी बात लंगड़ा आदमी है तो लंगड़ा को लाके आदमी से पहले कर दो, ए लेम मैन हो जाएगा, इज गोइंग टू द स्टेशन। चलिए लास्ट देखते हैं। ए टाइगर वाज हंग्री, चीता भूखा था, ही किल्ड ए बुलक, उसने एक सांड को मारा, द बुलक वाज हेफ्टी, सांड कैसा था, हेफ्टी माने भारी भरकम था, हट्टा कट्टा था। क्लियर। आपको करना क्या है, हंग्री को टाइगर के पहले करो, ए हंग्री टाइगर हो जाएगा। उसके बाद कर दो किल्ड ए बुलक, दूसरे से ही काट किल्ड ए बुलक के पहले आपको हेफ्टी करना, किल्ड ए हेफ्टी बुलक, तो हो जाएगा। ठीक है, किल्ड के बाद ए हेफ्टी, ठीक है, तब बुलक रहेगा। तो ए हंग्री लायन किल्ड ए हेफ्टी बुलक, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपका जो क्या था, ये एडजेक्टिव था जिसके द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक। तो उसके बाद देखिए आपका सिंपल सेंटेंस में एक और यूज आपको रह गया है, वो है रूल नंबर 8 जो है कंजक्शन का प्रयोग करके। तो चलिए कंजक्शन का प्रयोग करके जो है इसको भी देख लेते हैं। ठीक। तो एक्सरसाइज नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ नियम नहीं है, एंड का प्रयोग करके भी जोड़ा जाता है, वही देखना है। देखो अब होता क्या है, इसमें दो वर्ब रहती है, दोनों वर्ब में एक जैसे रहती हैं, जैसे दो वर्ब दोनों वाक्य में एक जैसी जब वर्ब रहती है तो एक वर्ब को हम कॉमन ले लेते हैं, यानी एक ही वर्ब लिखते हैं, उसके बाद जो दो शब्द बचते हैं उनको हम एंड से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस तरह से अगर एक ही मेन वर्ब रहेगी तो दो शब्द जोड़ेंगे तो उसको सिंपल सेंटेंस ही हम कहते हैं। जैसे देखते हैं, आई वांट टू बाई ए पेन, मैं एक कलम खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों वाक्य को जब जोड़ोगे तो आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल, वांट दोनों में, तो वहाँ एक वांट हटा दो, टू बाई ए पेन के बाद एंड करके अगले से ए पेंसिल कर दो, आल्सो भी मत लिखो। क्लियर। मैं एक कलम और एक पेंसिल चाहता हूँ, बस थोड़े में इतना ही कहोगे आप। दूसरे वाक्य में देखिए, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, मोहन आल्सो वेंट भी थी, मोहन भी उसके साथ गया, तो हम यही कहेंगे राम और मोहन कानपुर गया, तो राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, दोनों वेंट में से एक वेंट लिख लो। क्लियर। बाकी शब्दों को एंड से जोड़ दो। तीसरा, आई साय ब्लैक है, मैं काली गाय देखा, आई साय व्हाइट काऊ आल्सो, मैं एक सफ़ेद गाय देखा, तो सीधी सी बात है, आई साय ब्लैक एंड व्हाइट काऊ, दोनों में सा सा है तो एक सा लिखो, दोनों शब्दों को एंड से जोड़ो, आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब एग्जाम इसका एक्सरसाइज भी देख ले रहे हैं। एक्सरसाइज में नंबर 1 है, आई टेक मिल्क, मैं मिल्क लेता हूँ, मतलब दूध, टेक मैंने लेना या पीना, मैं दूध पीता हूँ। आई टेक स्वीट्स, मैं मिठाई खाता हूँ। आई टेक बिस्किट आल्सो, मैं बिस्कुट भी खाता हूँ। तो सीधी सी बात है, आप तीनों को आपको जोड़ना है, तो आई टेक मिल्क, मिल्क बाद कामा लगा दो, फिर स्वीट्स लिखो, फिर लास्ट वाला आपको एंड करके जोड़ देना है, आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स आल्सो हटा दो। क्लियर। मैं दूध, मिठाई और बिस्कुट को लेता हूँ या खाता पीता हूँ। क्लियर। दूसरा उदाहरण है, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट्स आल्सो। तो आप ऐसे कर दो, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, तो स्वीट्स तक पूरा लिख लो, उसके बाद दूसरे वाक्य से आई वेंट हटा दो, देयर भी हटा दो। क्लियर। अब इसको आप दूसरे वाक्य से क्या करना है, टू परचेज सम स्वीट्स एंड करके फ्रूट्स से जोड़ दो, और कुछ नहीं करना है। क्लियर। क्योंकि फ्रूट भी खरीदने गया था, तो हो जाएगा आई वेंट, पहला वाक्य सेम टू सेम लिखो, स्वीट्स के बाद एंड फ्रूट्स कर दो, आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज है हमारी, देखिए, टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, आज महेश दिल्ली गया, रमेश वाज आल्सो विथ हिम, रमेश भी उसके साथ था। तो सीधी सीधी बात है, इसमें क्या करोगे, महेश गए हैं, रमेश भी गए, आप ऐसे करो, टुडे महेश, यहाँ महेश के बाद एंड करके रमेश को क्या करो, जोड़ दो, टुडे महेश एंड रमेश, उसके बाद जो है रमेश के बाद आपको कर दो
वेंट टू दिल्ली जो है इसमें, उसको वैसे ही आप क्या करो, लिख दो, तो हो जाएगा टुडे महेश एंड रमेश वेंट टू दिल्ली। बस इतना ही आपको लिखना है। देखिए चौथा वाक्य है मुकेश सा द ताज, मुकेश ने ताजमहल देखा, ही सा द रेड फोर्ट आल्सो, उसने रेड फोर्ट भी देखा। तो आपको करना क्या है, पहला वाक्य सेम टू सेम लिख दो, मुकेश सा द ताज, उसके बाद दूसरे वाक्य से कुछ नहीं करना है, एंड लगा के आपको क्या करना है, जोड़ देना है, सा द ताज एंड द रेड फोर्ट आल्सो हटा दो, तो हो जाएगा मुकेश सा द ताज एंड द रेड फोर्ट। लास्ट चलिए लास्ट वाक्य देख लेते हैं, वाई आर यू सैड, तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू होपलेस। तो करना क्या है, पहले वाई आर यू सैड फिर कामा लगाओ, फिर दूसरे वाक्य से नर्वस लिखो, फिर तीसरे वाक्य से होपलेस को जो है एंड लगा के क्या करना है, जोड़ देना है, तो हो जाएगा वाई आर यू सैड, नर्वस एंड होपलेस। तो ये था आपका जो है सिंपल सेंटेंस का सारे आपको कवर कर दिए टॉपिक। अब अगली वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताया जाएगा, उसकी एक्सरसाइज और फिर कंपाउंड सेंटेंस। ब्रेक बोले चाची पहले हमें। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और घंटी दबा लो ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।